नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वराज कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूट्यूब पर पीएटी की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें हमने डेयरी वाले सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। और आज हम शुरुआत करने वाले क्रॉप प्रोडक्शन की। और क्रॉप प्रोडक्शन की शुरुआत करी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सॉइल साइंस। ठीक है, इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, लगभग 60 क्वेश्चन है। तो एक लेक्चर में कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो आज इसका पार्ट ए है। तो शुरुआत करते हैं हम बिना किसी देरी से। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। रॉक फॉस्फेट इज मेनली यूज्ड फॉर रिक्लेमेशन ऑफ विच सॉइल। कहने का मतलब है कि रॉक फॉस्फेट का कौन सी भूमि के सुधार के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं रॉक फॉस्फेट की। तो रॉक फॉस्फेट के बारे में सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कैसा फर्टिलाइजर है। फास्फोरस फर्टिलाइजर है। दूसरी चीज क्या है कि फास्फोरस में भी कैसा, तो हम जानते हैं कि यह वाटर एंड साइट्रेट इनसोल्यूबल फर्टिलाइजर है। कहने का मतलब क्या है कि न तो ये पानी में घुलता है, न ही साइट्रेट में घुलता है। फास्फोरस फर्टिलाइजर तीन टाइप के होते हैं। एक तो ऐसे जो पानी में घुल जाते हैं, दूसरे सिट्रिक एसिड में घुल जाते हैं, और तीसरे जो कि न तो पानी में घुलते हैं न ही सिट्रिक एसिड में घुलते हैं। तो यही तीसरे टाइप का होता है। ठीक है, अब ये आसानी से घुलता नहीं है। अगर घुलता भी है तो ये तनु अम्ल में न घुलकर बहुत ही सांद्र अम्लों में ये घुलता है। तो इसे बहुत ज़्यादा जो अम्लीय मृदाएं हैं उनमें डाला जाता है। तो देखो, रॉक फॉस्फेट का सही उत्तर तो क्या है? इसका उत्तर तो है अम्लीय मृदा। ठीक है, तो रॉक फॉस्फेट की ओर क्या बात कर लेते हैं कि भैया इसमें 20 से लेकर 40% तक क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है P2O5। ठीक है, और इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है? और इससे क्वेश्चन बन सकता है इसमें जो फास्फेट रहता है वो किस फॉर्म में रहता है? तो वो रहता है बेटा ट्राई कैल्शियम। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट मतलब Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ये इस रूप में इसमें फास्फोरस रहता है। अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको देखिए अच्छे से। बढ़ते हैं हम आगे फटाफट, है ना। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है सॉइल पोरोसिटी के ऊपर। सॉइल पोरोसिटी की बात चल चल रही है, तो हम जानते हैं सॉइल पोरोसिटी का फॉर्मूला पूछा है। सॉइल पोरोसिटी क्या फॉर्मूला होता है? हम बोला है 100 माइनस बल्क डेंसिटी बटे पार्टिकल डेंसिटी गुणा 100। क्या ऐसा दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, पहले ऑप्शन में दिया है। तो सही उत्तर तो ये हो गया। लेकिन क्या हो सकता है, इसको और सोल्व करके अगर दे देगा तो 100 यहाँ से कॉमन ले लेगा, ये 100 इसने ले लिया कॉमन। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 माइनस बल्क डेंसिटी बटे पार्टिकल डेंसिटी गुणा में 100। तो ये हो गया पोरोसिटी। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी आगे आएंगे, वहाँ पर इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्या होता है बल्क डेंसिटी, क्या होता है पार्टिकल डेंसिटी, कितनी होती है, सारी चीज़ें। अभी आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे है लाइम इज यूज्ड फॉर एमोलिएशन ऑफ विच टाइप ऑफ सॉइल। कहने का मतलब कि चूना किस प्रकार की मिट्टी को ठीक करने, मतलब सुधार करने के लिए उपयोग करते हैं। चूने की बात चल रही है, तो हम लाइन से पढ़ लेते हैं। तो हमने 3 टाइप की मिट्टी के बारे में पढ़ना है। कितने टाइप की? 3 टाइप की। और ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। पहली होती है बेटा लवणीय मृदा, हिंदी मीडियम वालों, है ना। दूसरी होती है क्षारीय मृदा, और तीसरी होती है आपकी अम्लीय अम्लीय मृदा। इनको अंग्रेजी में बोले तो इसको हम बोलते हैं सेलाइन सॉइल, इसको हम बोलते हैं अल्कली सॉइल, ना, इसको हम बोलते हैं एसिडिक सॉइल। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सुधार की, है ना, कि अगर मिट्टी लवणीय हो जाए, क्षारीय हो जाए या अम्लीय हो जाए तो इसका सुधार हम कैसे करते हैं? तो बिल्कुल ही आसान सी बात है। अगर लवणीय मृदा है तो इसका हम सुधार करते बेटा लीचिंग के द्वारा। इसके द्वारा लीचिंग का, जैसे हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं निच्छालन, है ना। और निच्छालन के लिए क्या करना पड़ता है? हमें खेत में पानी भरना होता है, और पानी भरने को या पानी देने को हम बोल देते हैं सिंचाई। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इनमें से अपने को एक वर्ड देखने के लिए मिलता है कि लवणीय भूमि को सुधार करने के लिए या तो लीचिंग करेंगे, या तो निच्छालन करेंगे, या तो सिंचाई करेंगे। अब हम बात करते हैं क्षारीय भूमि की। तो क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए हम यूज करते हैं जिप्सम का। किसका यूज करते हैं? जिप्सम का। वहीं अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए यूज करते हैं हम लाइम। लाइम मतलब चूना, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं लाइम। अब देखो, समझने वाली बात क्या है, कंफ्यूजन कहाँ होगा ये भी समझते हैं।
ये जो दोनों प्रकार की मिट्टी दिख रही है आपको, लवणीय और क्षारीय, इन दोनों का जो पीएच होता है वो होता है 7 से ज़्यादा। बोले कि सर दोनों का ही तो पीएच 7 से ज़्यादा है, अगर हम जिप्सम का यूज़ लवणीय मृदा में कर दे तो क्या दिक्कत है? तो अगर आप पीएच स्केल को ध्यान से देखेंगे तो ये रहा 7, ये रहा 8.5 और ये रहा 8.5 से ज़्यादा और ये कम। ठीक है, तो ये वाला जो पीएच होता है ये होता है सेलाइन सॉइल का और ये होता है एल्कली सॉइल का, है ना। तो जो सेलाइन सॉइल होती है उसका पीएच रहेगा 7 से लेकर 8.5 के बीच। अगर इसमें आप जिप्सम डाल देंगे तो पीएच कम होने के बजाय और बढ़ जाएगा। तो जहां आप मिट्टी को सुधारने जा रहे थे वहां और ज़्यादा बिगाड़ देंगे। ठीक है, तो याद रखना है कि कभी भी लवणीय मृदाओं को सुधारने के लिए जिप्सम का यूज़ नहीं करना है, नहीं करना है और नहीं करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, बोले लवणीय मृदाओं को सुधार कैसे करेंगे? हम करेंगे लीचिंग से, निच्छालन से और सिंचाई से। बोले सर तीनों अलग अलग? नहीं, तीनों एक ही आइटम है। अम्लीय मृदाओं की हम बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एसिडिक सॉइल, जिसको सुधारने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं बेटा? चूने या लाइम का यूज़ करते हैं। बढ़ते हम आगे। आगे क्यों बढ़े? लाइम की बात कर रहा है तो लाइम ये रहा, ये रहा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट सॉइल पार्टिकल, है ना। अभी तो इसने यहाँ दे दिया है पार्टिकल, अगर इसका पार्टिकल ना दे के यहाँ पर ये सेपरेट वर्ड यूज करता तो ज़्यादा सही रहता। कौन सा वर्ड? सॉइल सेपरेट, सॉइल सॉइल सेपरेट। जैसे हम बोलते हैं मृदा कणाकार, कणाकार। ठीक है, सॉइल सेपरेट्स का जो क्लासिफिकेशन होता है वो देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि एक तो क्या होता है? सैंड, जिसे आप बालू बोल देते हो। हिंदी मीडियम वालों अगर इसको भी अगर हिंदी में याद करोगे तुम्हारा क्वेश्चन फिर भगवान ही बचा सकता है ना। दूसरे पे अपने को याद करना है सिल्ट और तीसरे पे याद करना है क्ले। ये 3 प्रकार की मृदा होती है। कणों के आकार के आधार पर देखा जाए तो सैंड में भी फिर 2 फ्रिक्शन आ जाते हैं। एक तो होता है कोर्स सैंड, एक होता है फाइन सैंड, है ना। कोर्स सैंड और फाइन सैंड, सिल्ट तो सिल्ट ही है ना। इनके कणों के आकार की बात करते हैं तो कणों के आकार के आधार पर जो होता है, क्ले का पार्टिकल साइज होता है 0.002 mm से कम। इधर देखो, अगर नीचे से ऊपर की तरफ हम सारणी बनाएंगे तो कभी गलत नहीं होगी। क्ले का याद कर लिया क्या? 0.002 mm से कम। अब एक एक दशमलव को आगे खसकाते जाओ। कैसे? कि 0.002 से 0.02 mm खसका दिया। देखो एक खसका दिया, एक और आगे खसका दो, 0.02 से 0.02 mm। ठीक है, और 0.2 से 2 mm। तो ये किसका क्लासिफिकेशन हो गया बेटा? ये क्लासिफिकेशन हो गया आपका मृदा कणाकार का, जिसे हम बोलते हैं सॉइल सेपरेट्स। ज्यादा दूर लिख दिया है 0.02 mm और ये हो गया 2। ठीक है, बहुत अच्छे से याद करके जाना, इसमें से एक आध क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये क्या, कौन सा सैंड हो गई? मोटी बालू, महीन बालू, सिल्ट और क्ले, है ना। सैंड, सिल्ट, क्ले, कोर्स सैंड, फाइन सैंड, सिल्ट और क्ले। तो हम जानते हैं कि इस पूरे क्लासिफिकेशन में अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़े आकार का कण है वो क्या है बेटा? 2 mm। क्या है? 2 mm। तो मिट्टी के सबसे बड़े कण का सबसे ज्यादा आकार कितना होता है? तो 2 mm। क्या दिखा? नहीं, ये तो हो नहीं सकता। नहीं, हाँ सही बात है। क्या अपने को समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। चलो बढ़ते हम आगे। हाँ, सॉइल डिपोजिटेड बाय स्ट्रीम ऑफ रिवर्स इज कॉल्ड। नदी नालों द्वारा जमा की गई मिट्टी या जमा मिट्टी को कहते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन आया है ना, एक टॉपिक होता है पेरेंट मटेरियल, है ना, जिसे हिंदी में बोलते हैं पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ या हम बोलते हैं पेरेंट मटेरियल, पेरेंट मटेरियल, है ना। तो ये पेरेंट मटेरियल के एक्चुअल में नाम होते हैं, है ना। तो जैसे आगे अभी क्या बोला है? एलुवियल सॉइल। ये तो सॉइल का टाइप दे दिया है। अगर पेरेंट मटेरियल के हिसाब से ये क्वेश्चन आता तो ये एलुवियल नहीं होता, ये एलुवियम होता। क्या होता? एलुवियम होता। जैसे ये क्या है?
मेराइन, ये क्या है, एओलियन, ये क्या है, लेकुस्ट्राइन। क्वेश्चन को समझते हैं। अगर जो सॉइल या मिट्टी जो बहा कर लाई गई है, अब तो सीधे सीधे समझ लो, क्या पेत्रक पदार्थ होता है वो भी बाद में समझना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मिट्टी को जो बहा के ला रहा है वो अगर पानी है, कौन है बेटा, पानी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एलुवियम। मोराइन किसे बोलेंगे, एओलियन किसे कहेंगे, लेकुस्ट्राइन किसे कहेंगे। ठीक है, तो मोराइन हम किसे कहते हैं, इसके लिए भी देखो पूरी टेबल है, अगर यहाँ से समझना चाहो तो यहाँ समझ लो। इसमें देखो 4 चीजें याद करना है अपने को, है ना। एक तो कोलुवियम, एलुवियम, एओलियम, लेकुस्ट्राइन, मेराइन, और एक ये मोराइन याद करना है जो कि होता है बर्फ वाला। ठीक है, तो कोलुवियम कब आएगा बेटा, जब ग्रेविटी आएगी। एलुवियम कब आएगा, जब वाटर आएगा। एओलियन कब आएगा, जब एयर आएगा। लेकुस्ट्राइन कब आएगा, जब लेक का वाटर आएगा, है ना। तो ये वर्ड याद कर लो, की वर्ड मैं बता रहा हूँ, अगर इन कीवर्ड को याद कर लिया तब भी आपका काम हो जाएगा। हालांकि ये आपके सिलेबस का बाहर का आइटम है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आया तो भविष्य में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ज़्यादा अगर माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर वाटर की बात करें तो ये क्या बोला है कि डिपोजिटेड बाय वाटर, वाटर का एक और होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहाँ गया, आउट वॉश लिखा हुआ, ये रहा, देखो, सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट बाय फ्लोइंग वाटर। तो एक बड़ा टॉपिक है बेटा, अपने को क्वेश्चन जब भी आएगा ना तो क्वेश्चन ये ऊपर के 3-4 में से पूछ लिया जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में आ रहा है, क्या आ रहा है, हाँ, क्वेश्चन में आ रहा है एलुवियल या एलुवियम, तो वहां पर अपने को किसको देखना है, पानी को। मोराइन, यहाँ पर हम किसको देखेंगे, हम देखेंगे आइस को। एओलिन में किसको देखेंगे, एओलिन में देखेंगे हम हवा को। और लेकुस्ट्राइन में किसको देखेंगे, लेक वाटर मतलब तालाब को। जो तालाब का पानी होता है उसके द्वारा अगर कोई मिट्टी बहा के लाई जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, लेकुस्ट्राइन कहेंगे। हवा के द्वारा अगर कोई बहा के लाई जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, एओलियन कहेंगे। और मोराइन में हम याद रखना है कौन, आइस, या जिसे हम बोलते हैं बर्फ। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो मैंने वही बोला है ना। एलुवियल सॉइल किसको बोलते हैं, एलुवियल सॉइल का मतलब ही क्या होता है, एलुवियल सॉइल मतलब कि जो नदी के द्वारा लहाई गई मिट्टी होती है उसी को तो एलुवियल सॉइल बोलते हैं, जैसे गंगा की जलोढ़ मिट्टी, है ना। ये तो आपने पढ़ा है, लेकिन ये जो बाकी ऑप्शन थे यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। लगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, याद इतने को ही करना है ना। ये लेकुस्ट्राइन तक याद कर लो, इसमें आपका क्वेश्चन सही चले जाएगा। ठीक है, ये ऊपर की 4। कोलुवियम कब, जब बात आएगी ग्रेविटी की। एलुवियम कब, जब बात आएगी पानी की। एओलियन कब, जब बात आएगी एयर की। लेकुस्ट्राइन कब, जब आएगी बात लेक वाटर। इसके अलावा भी बहुत होते हैं लेकिन अपने काम के नहीं है। चलो, स्पेसिफिक हीट इज हायर, मतलब कि जो विशिष्ट उष्मा होती है वो ज़्यादा किसकी होती है। तो पहले तो इस विशिष्ट उष्मा से क्वेश्चन क्या क्या आता है। सबसे फेमस क्वेश्चन है इसका मात्रक, इसके मात्रक के बारे में पूछ लिया जाता है ना। तो मात्रक बताने से पहले अगर आप परिभाषा समझ लेंगे तो मात्रक को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो ये कोई सब्सटेंस है, कोई चीज़ है, और इसका वजन है बेटा 1 ग्राम। कितना वजन है, 1 ग्राम। इस 1 ग्राम का हमें टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस से। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस 1 ग्राम मटेरियल का टेम्परेचर हमें बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस से। तो इतना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें जितने कैलोरी में हीट की या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे ही हम कहेंगे विशिष्ट उष्मा। फिर से बोल रहा हूँ, 1 किलोग्राम नहीं, 1 ग्राम, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। तो इसके लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी कैलोरी में उसे ही हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट। तो मात्रा क्या बन जाएगा, बात बोली है इतने कैलोरी, मतलब कैलोरी में लगेगी। एक बोला है ना पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो वही ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये तो इसका मात्रा क्या बन जाता है, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये मात्रा एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज हो गई। अगला क्या बोल रहा है कि हायर किसकी होगी, स्पेसिफिक हीट ज्यादा किसकी होगी। तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट की अगर मैं बात करूँ तो बेटा पानी की होती है 1। पानी की कितनी होती है, 1। हवा की कितनी होती है, 0.26। अब सॉइल मतलब मृदा की कितनी होती है, सूखी मृदा की बात चल रही है ना, ड्राई सॉइल,
सूखी मृदा की होती है 0.20। वहीं अगर मैं बात करूँ ह्यूमस की, ह्यूमस 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 की होती है 0.50, है ना। तो बोले सर इसको कैसे रट ले, क्या नहीं रटना नहीं, एक छोटी सी चीज याद रखो, सारा मामला क्लियर हो जाएगा, है ना। तो पानी की याद कर लो, ह्यूमस की याद कर लो। पानी कितना, एक हवा का। अब देखो जैसे जैसे, अगर इस पानी को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, पानी को हटा दो, पानी तो मटेरियल ही अलग हो गया, तो जैसे जैसे रंध्राव कांसों की मात्रा बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उसकी स्पेसिफिक हीट बढ़ती जाएगी। किसके केस में, सॉइल के केस में। तो कैसे याद करेंगे इसको, मुझे बताओ कि जो सबसे ज्यादा रंध्राव कांस मतलब कि पोरोसिटी परसेंटेज किसका होता है। तो आप तो याद रख लो कि स्पेसिफिक हीट, ये कंसेप्ट बिल्कुल 100% सही नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये पूरा मामला ही अलग है, केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा, लेकिन आपका क्वेश्चन सही करने के लिए बिल्कुल सही है। तो स्पेसिफिक हीट जो होती है बेटा, उसका सीधा रिश्ता होता है रंध्राव कांस से। मतलब जिसमें रंध्र ज्यादा मिलेंगे उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसमें रंध्र ज्यादा मिलेंगे उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी, इन चारों ऑप्शन के केस में। तो हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा रंध्र किस में मिलते हैं, सबसे ज्यादा रंध्रावकाश होते हैं बेटा ह्यूमस में, उसके बाद होते हैं क्ले में, उसके बाद होते हैं सिल्ट में, उसके बाद में होते हैं सैंड में, ना। तो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट किसकी होगी, हम जानते हैं ह्यूमस की होगी। तो इसका सही उत्तर तो क्या हो गया, ह्यूमस। सर आप देख भी सकते हो, ठीक है। एक छोटा सा याद रख लोगे तो आपका क्वेश्चन सही जाएगा। हालांकि इसके पीछे की जो फिजिक्स है, जो केमिस्ट्री है, वो डीप है, उससे अपने को मतलब नहीं है। चलो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सोलम की बात करी है ना, कि सोलम क्या होता है, तो ये तो आपको रटा हुआ होगा, है ना, अगर आपने सॉइल प्रोफाइल पढ़ी है। सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल पढ़ी है आपने। तो सॉइल प्रोफाइल में हम पढ़ते हैं सोलम और रिगोलिथ, दो चीज के बारे में पढ़ते हैं। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, जब मृदा को हम ऐसे ऊर्ध्वाधर काटते हैं तो विभिन्न प्रकार के क्या दिखाई देते हैं, लेयर्स दिखाई देती है, और उन लेयर्स को हम कहते हैं संस्तर। और उन सभी संस्तर को मिला दे तो जो पूरी की पूरी बनती है उसे हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका, जिसका कि डायग्राम मैंने यहाँ पर लगाया है। ये आपको दिख रहा है मृदा परिच्छेदिका। तो उसने बात करी है सोलम की, इसकी बात करी बेटा सोलम की। तो सोलम जो होता है वो हम जानते हैं कि ए प्लस बी को अगर मिला दे, ए होरिजन, होरिजन तो आप समझते हैं ना, जो ऐसी लेयर्स रहती है उनको हम क्या बोल देते हैं, होरिजन बोल देते हैं। ये एक होरिजन, ये होरिजन हो गया, ये होरिजन हो गया। तो हम बात करते हैं ए होरिजन की, है ना। तो इस ए होरिजन को मैं थोड़ा सा इधर बना रहा हूँ ना, ये मान लो ये ए होरिजन है। कौन सा होरिजन है, ए होरिजन। इस ए होरिजन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसके भी मुझे तीन पार्ट दिखाई देते हैं। कितने पार्ट दिखाई देते बेटा, तीन पार्ट दिखाई देते। कौन कौन से, एक को जो ऊपर वाला है इसको मैं बोलूंगा A1, बीच वाला को बोलूंगा A2 और नीचे वाले को बोलता हूँ A3। क्या बोला है, ऊपर वाले को A1, बीच वाले को A2 और नीचे वाले को A3, है ना। तो जो A2 होता है इसी का एक नाम होता है ई होरिजन। क्या, कौन सा होरिजन, ई होरिजन। एक्चुअल में क्या है, पूरा का पूरा है तो बेटा ए होरिजन, लेकिन मैंने फिर बोला कि इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया, तीन पार्ट में। ऊपर वालों को बोला A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3। A2 का ही एक नाम क्या होता है, ई होरिजन होता है ना। तो अगर कोई बोल दे कि सोलम क्या है, तो सोलम A प्लस बी है, बात सही है। लेकिन ए को भी अगर ध्यान से देखे तो ए में ही तीन पार्ट है, और तीनों में जो सबसे बड़ा वाला होता है वो होता है A2। कौन सा होता है, A2, या जिसका दूसरा नाम क्या है, ई। तो ई होरिजन उसका सबसे बड़ा वाला होरिजन होता है ए का भी, और सबसे महत्वपूर्ण भी यही होता है। जो A2 होरिजन होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए कभी कभी इस A2 को अलग लिख दिया जाता है। तो अगर कोई तुमको बोल दे कि सोलम क्या है, A प्लस A2 प्लस बी है, तो क्या गलत हो जाएगा, नहीं सर सही है, एक का ही एक पार्ट A2 होता है। अब इसी को उसने क्या लिख दिया है, A प्लस ई प्लस बी, तो क्या ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये क्यों गलत होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है, सोलम किससे बनता है, तो हम तो जानते हैं सोलम बनता है A प्लस बी से। दिख रहा है A प्लस बी, नहीं दिख रहा है A प्लस बी, नहीं। A प्लस बी प्लस ई दिख रहा है, और ई का ही एक दूसरा नाम क्या है बेटा, A2।
तो क्या सही उत्तर है? बिल्कुल सही उत्तर है सी प्लस डी। डी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। क्या अपने को क्वेश्चन समझ में आया? ये होती है सॉइल प्रोफाइल बेटा। सॉइल प्रोफाइल एक अपने आप में बहुत बड़ा टर्म होती है। यहाँ से क्या होते हैं, मिनरल मैटर नीचे जाते हैं, है ना, जिससे हम क्या बोलते हैं, इलुविएशन। इसकी स्पेलिंग एलुविएशन से या ई से शुरू होती है, ई से या ए से जब स्पेलिंग शुरू होती है तो उसे एलुविएशन कहते हैं, जो कि ए होरिजन में होता है। और जब इलुविएशन की बात करते हैं, इलुविएशन की जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं किसकी, बी होरिजन की। मतलब कि खनिज पदार्थों का निच्छालित होके किस में आना, बी ओरिजिन में आना क्या कहलाता है, एलुविएशन। और वहां से निच्छालित होना क्या कहलाता है, एलुविएशन। ठीक है, पढ़ा होगा तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ए के नीचे होती है बी, बी के नीचे होती है सी, सी के नीचे होती है डी। नहीं, कौन होता है बेटा, आर। आर को बोलते हैं बेड रॉक्स, है ना, कठोर चट्टाने जो होती है। तो ये था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन पूछा जाता। हाँ, रिगोलिथ की बात करें बेटा, तो रिगोलिथ में क्या आएगा, हम जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी। तो इसको लिखने वाला ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई लिख दे तो क्या हम गलत कर देंगे? नहीं, हमें गलत नहीं करना है। अगर दोनों ऑप्शन आ रहे हैं तो हमें इसे टिक करना है, ज़्यादा सही ये है। अब मान लो देखो, इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो तो एक तो ऑप्शन ये रहा। अब सी की जगह, इस डी की जगह ये ऑप्शन ना होके अगर दे देता ए प्लस बी, तो इन दोनों में से आप क्या टिक करते, ये नहीं। इस कंडीशन में भी हम क्या टिक करते, ये, क्योंकि ये ज़्यादा सही है। समझ में आ रहा है? तो अगर ई लिखा हुआ आ रहा है तो हमें टिक करना ही है। चलो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन। अ वेल डेवलप्ड सॉइल हैव, अच्छी तरह से विकसित मृदा में होता है। ए क्षितिज, बी क्षितिज। देखो क्षितिज 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 बोल रहा है वो, हिंदी मीडियम वालों मर जाओगे। अंग्रेजी में केवल एक ही शब्द होता है, क्या, होरिजन। हिंदी में सस्तर बोल देगा, क्षितिज बोल देगा, परत बोल देगा, कुछ भी बोल देगा, उसका जो मन आएगा वो बोल देगा, तुम कहीं नहीं कर सकते। अच्छी तरह से विकसित मृदा में होता है, ए संस्तर, बी संस्तर और सी संस्तर। अब मुझे थोड़ा सा अगर ध्यान से देखा ना बेटा, तो ये जो प्रोफाइल है ना, ये कैसे डेवलप हुई होगी। ये प्रोफाइल क्या एक दिन का या एक साल का काम नहीं है। जब मिट्टी आती है ना, तो मिट्टी आके जमा हो गई, जमा होने के बाद उसमें फिर निर्माण होता है प्रोफाइल का। अगर किसी मिट्टी में प्रोफाइल नहीं बनी है, मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी मिट्टी में प्रोफाइल अच्छे से नहीं बनी है, तो उसे आप बोलते हैं कि ये नवीन मृदा है। किसी मृदा है, नवीन, नवीन या नई मृदा है, न्यूली डेवलप्ड सॉइल है। क्योंकि इसमें अभी ये होरिजन या लेयर का निर्माण नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये लेयर कब बनती है, जब बहुत सीजनों की वर्षा मिट्टी देख लेती है। जब बहुत सीजनों तक पानी आएगा, तो पानी आता है तो क्या, पानी के साथ अपने जो मिनरल है, मिनरल है या जो खनिज है, ये बह के कहाँ जाते बेटा, नीचे जाते। तो कुछ ऐसे होते जो धुल के नीचे चले जाते, कुछ ऐसे होते जो वहीं रह जाते। तो हम क्या देख रहे हैं कि स्पेसिफिक टाइप के जो मिनरल मैटर है, जो खनिज है, वो अलग अलग लेयरों में जाकर क्या हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, है ना। तो स्पेसिफिक टाइप के जो मिनरल या खनिज है अलग अलग लेयरों में इकट्ठा होने के कारण क्या हुआ है कि उनका कलर भी अलग अलग हो गया है। और कलर अलग अलग होने से क्या हो गया, उनका जो केमिकल कंपोजिशन या जो मिनरल कंपोजिशन है वो भी अलग अलग हो गया है। तो इन्हीं के कारण क्या बन जाती है, लेयर बन जाती है, जिन्हें कि हम संस्तर, क्षितिज या होरिजन कहते हैं। अगर एक अच्छी वेल डेवलप्ड सॉइल, मतलब पुरानी मिट्टी की बात करें कि जो ओल्ड सॉइल होगी, तो क्या उनमें ये बने होंगे, बिल्कुल बने होंगे। अरे भाई ओल्ड सॉइल होगी तो क्या उसमें ए होगा, बिल्कुल होगा, बी होगा, सी होगा। ओल्ड सॉइल का मतलब है कि उसने बहुत सारा पानी के सीजन देखे, बहुत वर्षों पुरानी मिट्टी है, तभी तो उसमें ये सब डेवलप हुआ है। समझ में आया अपने को? चलो, एक छोटी सी बात थी। तो बोला है कि अच्छी तरह से विकसित मृदा, मतलब पुरानी मृदा की बात चल रही, क्या उसमें ए होगा, बिल्कुल होगा, बी होगा, बिल्कुल होगा, सी होगा, बिल्कुल होगा, डी सभी होंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। तो ये कहाँ पर है, करनाल हरियाणा में, हम जानते हैं। जोधपुर में क्या है, सेंट्रल एरिड रोज, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसे कि हम कजरी के नाम से भी जानते हैं, है ना। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसे हम क्या बोलते हैं, कजरी। कजरी कहाँ है बेटा, जोधपुर राजस्थान में है। देहरादून, देहरादून में क्या है यार, हाँ
देहरादून में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। ये कहाँ पर है? देहरादून में है। अगर इसका पुराना नाम की बात करो तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये उसका पुराना नाम हुआ करता था। आज का नया नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन उसका नया नाम है ना, जो कि कहाँ है? देहरादून में है। नन ऑफ दिस का तो क्या ही कर सकते, तो ये हमने बाकी भी बात कर ली, क्वेश्चन बन सकते हैं, इसका याद रखना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, है ना। चलो, विच टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर इज फाउंड इज ग्रासलैंड, मतलब कि जो घास के मैदान है उसमें किस प्रकार की मृदा संरचना पाई जाती है। तो इसके लिए मृदा संरचना को एक बार अच्छे से देखते हैं, उसके बाद अपन बात करते हैं। देखो, ये है मृदा संरचना के प्रकार। आपने 4 टाइप के पढ़े होंगे, लेकिन 4 नहीं होते बेटा, 4 को अगर हम देखें तो 8 होते हैं। और ये क्या है बेटा? टाइप है ना। संरचना भी कई भागों में बटी हुई है, टाइप, ग्रेड और क्लास, है ना, उसकी बात नहीं कर रहे। तो ये टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर है ना। तो हम बात करते हैं, ये पहला कौन सा है? ये गोलाकार संरचना है। कैसी संरचना है? गोलाकार, हिंदी मीडियम वालों, गोलाकार। और गोलाकार संरचना के भी 2 प्रकार। कितने प्रकार? 2 प्रकार। एक को हम बोलते हैं बेटा ग्रेनुलर, क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं हम ग्रेनुलर, और एक को हम बोलते हैं क्रम्ब। एक को ग्रेनुलर और एक होता है क्रम्ब। ग्रेनुलर का मतलब होता है दानेदार, इसमें भी, हालांकि इसका क्रम्ब का मतलब बताऊंगा आपको, दानेदार। और खास बात है ये है कि इसमें जो पोर होते हैं वो नहीं होते, मतलब रंध्र नहीं होते। जबकि ये संरचना भी होती तो है गोल ही, लेकिन खास बात ये है कि इसमें रंध्रावकाश रहते हैं। तो गोलाकार संरचना के कितने प्रकार बेटा? 2 प्रकार होते हैं। एक ऐसे गोलाकार संरचना जिसमें रंध्र होते हैं, दूसरी में नहीं होते। जिसमें होते हैं उसका नाम है क्रम्ब। और पूरी एग्रीकल्चर के लिए, हर फसल के लिए अगर हम बात करें तो जो सबसे बेस्ट टाइप की संरचना होती है वो किस टाइप की होती है? क्रम्बी संरचना, क्रम्ब या क्रम्बी, हाँ, कभी कभी से क्रम्बी भी बोल दिया जाता है, तो डरना नहीं। जो क्रम्बी संरचना होती है इन सभी संरचनाओं में सबसे बेस्ट मानी जाती है। जब ये नहीं होगा तो हम किसको लगाएंगे? ग्रेनुलर को लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अगर ओवरऑल बात करें तो गोलाकार संरचना जो होती है वो कृषि की दृष्टि से, एग्रीकल्चर के पर्पज से अच्छी मानी जाती है। तो गोलाकार के 2 भाग, ग्रेनुलर और क्रम्ब, दोनों में से अच्छी कौन सी है? रंध्रावकाश। क्योंकि हम जानते हैं कि प्लांट को ग्रोथ करने के लिए पानी तो चाहिए ही चाहिए, और वो पानी कहाँ रहेगा? रंध्रावकाश में रहेगा। साथ में ही हवा की, एयर की, ऑक्सीजन की भी उतनी ही जरूरत होती है। इसीलिए बोला जाता है कि एक अच्छी मृदा कैसी मानी जाएगी? एक अच्छी मृदा ऐसी होगी जिसमें जल का और हवा का जो अनुपात होगा वो 1:1 होगा। या हम बोल सकते हैं कि जिसमें मैक्रो, बड़े रंध्र, और सूक्ष्म रंध्र जो होते हैं, मैक्रोपोर और माइक्रोपोर, दोनों का अनुपात क्या होगा? 1:1 होगा। अगर आपने सॉइल कंपोजिशन पढ़ा है तो हम जानते हैं ये सा मामला होता है। 50% क्या होता है? ठोस भाग, और इस 25-25 का क्या होता है? एक में 25 में पानी, 25 में हवा। ये बात आप जानते हैं, है ना। तो वहीं से हम समझ सकते हैं। तो ये गोलाकार संरचना के 2 भाग, एक ग्रेनुलर और क्रम्ब। तो ये कहाँ पाई जाती है? जो एग्रीकल्चर, जहाँ पर प्रैक्टिस की जा रही है, जहाँ पर खेती की जा रही है, वहाँ तो अपने को क्रम्ब भी मिल जाएगी। और जो ग्रासलैंड होते हैं, है ना, जो ग्रासलैंड होते हैं वहाँ पर क्या पाई जाती है? ग्रेनुलर संरचना पाई जाती है ना। ग्रासलैंड मतलब कि अपना घास के मैदान, घास के मैदान। तो जो घास के मैदान होते हैं उसमें ग्रेनुलर संरचना पाई जाती है। ओवरऑल पर्पस से बेस्ट कौन से बेटा? क्रम्बी। देखो, ब्लॉकी की हम बात करें तो ब्लॉकी की भी 2 होती है। एक होता है ब्लॉकी, एक होता है सब एंगुलर ब्लॉकी। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि इनके तुम कोने देखोगे ना, बिल्कुल क्लीन कट, शार्प, मतलब तीखे कोने मिलेंगे। वहीं पर इसके देखोगे ना, इसके जो कोने हैं ना राउंड वाले हैं। देखो, राउंडेड है ना, और यहाँ पर कैसे बिल्कुल तीखे हैं, और यहाँ पर कैसे राउंड वाले हैं, है ना। तो सब एंगुलर में राउंडेड होते हैं। एक होता है प्रिज्मेटिक संरचना। प्रिज्मेटिक के भी 2 होते हैं, एक तो खुद प्रिज्मेटिक और एक होता है कोलुमनार। क्या होता है बेटा? कोलुमनार। दोनों में अंतर क्या है? सेम टू सेम अंतर है जो इधर था, कि इसके अगर तुम कोने देखोगे, किसके? प्रिज्मेटिक के, तो बिल्कुल शार्प क्लीन कट एजेस मिलेंगे, है ना। और जबकि इसके कोने देखोगे ना तुम, थोड़े से राउंड वाले, मतलब गोलीयता लिए हुए हैं, है ना। और एक होता है सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चरलेस, इसको तो तुम छोड़ो छाड़ो।
हाँ, अपने काम की है प्लेटी संरचना। कौन सी संरचना बेटा? प्लेटी। प्लेटी के भी दो प्रकार होते हैं, है ना? प्लेटी के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार, मैं समझा देता हूँ। एक तो इस प्रकार से, अगर इनके कोनों को देखोगे तो इनके कोने कैसे होंगे? तीखे। और एक कैसे होते हैं? एकदम बिल्कुल मोटे। देखो, ये भी प्लेटी संरचना है, ये भी प्लेटी संरचना है, लेकिन जो इसका जो नाम होता है, इसका हम नाम रख देते हैं बेटा लेमिनार संरचना। कैसी? लेमिनार। और इसको हम बोल देते हैं प्लेटी। थोड़ा सा हेवी मामला है। अपने काम का क्या है? अपने को जब भी क्वेश्चन आएगा ना बेटा, क्वेश्चन इससे ही आएगा, है ना? बताने को सभी कुछ बता दिया है। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा रिवर्स जाना, 2 से 3 बार इसको देख लो, इंपॉर्टेंट है। जो मैंने बताया, ब्लॉकी किसको बोलेंगे? क्लीन कट होंगे। राउंडेड होंगे तो सब एंगुलर ब्लॉकी। प्रिज्मेटिक क्लीन कट होंगे। कोलुमनार राउंडेड होंगे। प्लेटी में क्या होंगे? थोड़े से राउंडेड होंगे, थोड़े से मोटे होंगे। जो प्लेट होगी ना, जो परत होगी, मोटी होगी, जबकि यहाँ पर कैसी होगी? शार्प और थिन होगी, पतली होगी प्लेट, है ना? चलो, तो ये था ना विच टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, घास के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरचना पाई जाती है? अब घास के मैदान में हम पढ़ के आ रहे हैं गोलाकार संरचना पाई जाती है। गोलाकार में भी कौन सी पाई जाती है भैया? कणीय, ग्रेनुलर। समझ में आया अपने को? देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्लेटी तो हो ही नहीं सकती। ये गोलूमनार लिख दे बेटा, गोलूमनार नहीं, ये कोलूमनार है ना, सी है, गलती से जी टाइप कर दिया है। नन ऑफ दिस, है ना? तो कोलुमनार किसे बोलते हैं? वही प्रिज्मेटिक का टाइप होता है, लेकिन प्रिज्मेटिक में हम देखेंगे तो इसे क्लीन कट आते हैं, जबकि अगर ये राउंडेड हो जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं? कोलुमनार कहते हैं। ठीक है, तो ये था कोलुमनार। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर, है ना? ये रो, मोस्ट कॉमन सॉइल टाइप इज, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे सामान्य मृदा का प्रकार है? सामान्य मृदा मतलब कि जो ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। अब उसने यहाँ पर कोई स्पेसिफिक बताया नहीं कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। मतलब कहाँ की, मतलब कि मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ या मैं एमपी की बात कर रहा हूँ, मैं मतलब जो परीक्षक है वो। तो जब ऐसा बोला नहीं स्पेसिफिक, तो हम इंडिया का ही मान के चलेंगे। जो मोस्ट कॉमन टाइप की सॉइल है इंडिया के अंदर वो कौन सी है? तो हम जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा एरिया है वो कौन सी मिट्टी का बेटा? जलोढ़ मिट्टी का है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कछारी या जलोढ़, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं एलुवियल सॉइल, है ना? तो ये सबसे कॉमन टाइप की सॉइल मिलती है। सैंड की बात हम करते हैं तो जो सैंडी सॉइल है वो इन जनरल कहाँ देखने को मिलती है? जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान है वहाँ पर देखने को मिलती है। लेटराइट की बात करूँ तो केरल में देखने को मिलती है। लाल की बात करूँ तो तमिलनाडु में इन जनरल देखने को मिलती है ज़्यादा मात्रा में। तो ये सभी की हमने बात कर ली है, ठीक है? ये कहाँ देखने को मिलेगी? वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के अंदर। ये तो हो गई। लगभग लगभग पूरे भारत में देखने को मिलती है, लेकिन यूपी में इसका एरिया ज़्यादा होता है। और लेटराइट सॉइल कहाँ देखने को मिलती है? केरल में, कर्नाटक में देखने को मिलती है। रेड सॉइल की बात करें तो तमिलनाडु के क्षेत्र में। चलते हम आगे। विच रीजन ऑफ एमपी इज रिच इन ब्लैक कॉटन सॉइल? क्वेश्चन बढ़िया प्यारा है, सॉइल के ऊपर क्वेश्चन चालू हो गए। मध्य प्रदेश का कौन सा भाग काली मिट्टी से प्रचुर है ना? तो बुंदेलखंड की बात करी है, मालवा के पठार की बात करी है, बघेलखंड की बात करी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर आप अपने नोट्स को ध्यान से देखेंगे तो आप नोट्स में पाएंगे कि अपने को वहां पर एक टेबल दी हुई है और उस टेबल में बताया हुआ है कि काली मिट्टी कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी है ना। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। बट अपना एमपी कुछ ऐसा ही दिखता है, ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ थोड़ा थोड़ा जरूर ऐसे दिखता है ना? ऐसा दिखता है बिल्कुल, ज़्यादा। चलो, तो मैं बात करूँ, 1 मिनट, थोड़ा सा ठीक से कर ले, पूरा लग जाएगा हमारे एमपी को। नाव अलग चल रहा है, हाँ। तो ये वाला जो पार्ट देख रहे हो बेटा, तो थोड़ा सा मैं नीले कलर से ही बना देता हूँ।
ये कलर से दूसरा कोई सा कलर लेना पड़ेगा, ये लो। ये वाला जो पार्ट है भिंड मुरैना ग्वालियर दतिया वाला जो पार्ट है, यहाँ पर पाई जाती है बेटा जलोढ़ मिट्टी। बोले सर ये सब क्यों बता रहे हो, क्वेश्चन आया हुआ है। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, ये तो हो गई। उसके बाद में अगर हम देखें तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला कौन सा, ये वाला जो पार्ट होता है बेटा ये होता है बघेलखंड वाला। कौन सा, बघेल, जो बघेलखंड वाला पार्ट होता है यहाँ पर पाई जाती है बेटा लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, ठीक है। यहीं पर अगर हम देखें तो एक थोड़ी सी मात्रा में हमें यहाँ मिलती है लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट सॉइल, है ना। और थोड़ा सा देखा जाए तो यही आसपास हमें मिलती है मिश्रित मिट्टी, जिसे हम बोलते हैं मिक्स्ड सॉइल। ध्यान से देखेंगे, अगर बना रहा हूं तो कुछ काम का ही होगा। मिश्रित मिट्टी, मिश्रित का मिट्टी का मतलब होता है बेटा मिक्स्ड सॉइल, है ना। यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है ये भी बताऊंगा थोड़ी देर। ये लेटराइट मिट्टी का एरिया है ना। अब हम बात करते हैं काली मिट्टी का एरिया की। तो ये जो एरिया होता है छोटा सा, तीन प्रकार की काली मिट्टी हमको देखने को, चलो इसको गोल गोल राउंड करते हैं अपन। है ना, ये इनका नामकरण करते हैं अपन, है ना। तो ये जो कट्टस कट्टस वाला मामला जो आप देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं बेटा साधारण काली मिट्टी। कौन सी, साधारण काली मिट्टी, है ना। और जो बीच वाला देख रहे हो ये होता है बेटा गहरी काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी, ठीक है। और इसे आप बोलते हैं छिछली काली मिट्टी। हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रहा हूँ, अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए शब्द बता दूंगा, इसे हम क्या बोलते हैं, छिछली काली मिट्टी, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है कि बोले कौन से एरिया में कौन से टाइप की मिट्टी मिलती है। तो ये वाला जो एरिया है कौन सा, मिश्रित, ये होता है, ये बघेलखंड हो गया, तो ये तो हो गया बेटा बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। इसको अगर तुमने याद कर लिया तो कुछ दिक्कत ही नहीं जाएगी, है ना। अब देखो क्या क्या याद रखना अपने को, बस केवल ये याद रखना कि कौन से एरिया में किस टाइप की सॉइल देखने को मिल रही है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है भिंड मुरैना ग्वालियर दतिया, या सीधे सीधे बात कहूँ कि जो ये चंबल वाला रीजन है, इस चंबल वाले क्षेत्र में हमें कौन से टाइप की मिट्टी देखने को मिल रही है, हमें देखने को मिल रही है जलोढ़ मिट्टी, अंग्रेजी में से हम कहते हैं एल्यूवियल सॉइल। कौन सी सॉइल बेटा, एल्यूवियल सॉइल। तो एल्यूवियल सॉइल हमें कहाँ देखने को मिल रही है, ऊपर वाले पार्ट में, ठीक है। अगर हम इधर कोने में चले, कोने में कौन सा है, तो इधर पूर्व होता है, तो पूर्वी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, जिसे हम बघेलखंड भी कहते हैं, वहां पर हमें देखने को मिलती है लाल पीली मिट्टी। तो अगले बार आ जाए कि लाल पीली मिट्टी कहाँ देखने को मिलती है, तो हम जानते हैं कहाँ देखने को मिलती है बेटा, बघेलखंड में। उसके बाद बात करें तो ये जो इधर क्या होता है, पूर्व पश्चिम, ये उत्तर वाला, तो ये जो उत्तरी मध्य प्रदेश होता है, जो से हम बुंदेलखंड वाला एरिया भी बोल रहे हैं, इस बुंदेलखंड में हमें देखने को मिलती है मिश्रित मिट्टी, जिसे हम बोलते हैं मिक्स्ड सॉइल, है ना। ये हो गया। और ये जो नीचे सिवनी वाला जो थोड़ा सा
इलाका है, यहाँ पर थोड़ी सी मात्रा में देखने को मिलती है हमें कौन सी मिट्टी बेटा, लेटेराइट सॉइल। ठीक है, जो ये कौन सा एरिया है, हाँ छिंदवाड़ा और बैतूल वाला एरिया है ना, तो इसके यहाँ लिख सकते हो छिंदवाड़ा और बैतूल। जो छिंदवाड़ा और बैतूल वाला एरिया है वहाँ पर कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है, लेटेराइट सॉइल। और ये जो सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलती है काली मिट्टी। और कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है, काली मिट्टी। बोले सर इतना क्यों बता रहे हो, क्वेश्चन आता है ना। तो अगर इन तीनों को मिला दूँ, कौन सी, गहरी काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी और साधारण काली मिट्टी, टोटल जो काली मिट्टी होती है इसका क्षेत्रफल होता है बेटा 47%। अरे कितना परसेंट बेटा, 47%। लाल पीली की बात करूं तो इसका एरिया होता है 33%। इधर बात करूं किसकी, तो ये होता है मिश्रित मिट्टी होती है 10%। इसके बाद में थोड़ा सा ऊपर चले जलोढ़ मिट्टी की, तो ये होती है बेटा 3% एरिया में। और ये जो लेटेराइट सॉइल होती है ये होती है मात्र और मात्र 2.5% एरिया में। तो एरिया वाइज भी अगर सीरियल पूछा जाए तो अपन वो भी बता सकते हैं। उसके बाद में अब देखो, ये तो हो गया सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी, कितने 47 से 48% पे। उसके बाद 33% पे लाल पीली मिट्टी, बुंदेलखंड में जो होती है वो मिश्रित मिट्टी होती है 10% एरिया पे। एल्यूवियल सॉइल जो होती है वो 3% एरिया पे होती है। लेटेराइट सॉइल जो होती है 2.5% एरिया पे होती है। उसके बाद में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, हेलो, सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ मिट्टी होती है कौन सी होती है, तो जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है वो कौन सी होती है, जलोढ़ मिट्टी। बोले कि सबसे कम उपजाऊ कौन सी होती है, लेटेराइट सॉइल। सबसे कम फर्टाइल होती है कौन सी, लेटेराइट सॉइल, है ना। अब देखो काली मिट्टी से क्वेश्चन आने की संभावना इतनी ज़्यादा क्यों बन जाती है, क्योंकि जो काली मिट्टी है वो हमारे एमपी का सबसे ज़्यादा एरिया लेती है ना। तो काली मिट्टी में कितने, 3 बताए। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा, कौन सी कलर की पेन ले ले, ये लो ना, चलेगी नहीं चलेगी, लाल ही लेना पड़ेगा। देखो तो ये जो होता है इसको किताब वाले बोलते हैं कि ये जो निमाड़ क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र बेटा, निमाड़ क्षेत्र। तो जो निमाड़ क्षेत्र है उसमें कौन सी मिट्टी पाई जा रही है, साधारण काली मिट्टी। यही क्वेश्चन आएगा तुमको। मैप में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, मैप बिल्कुल एग्जैक्ट तो बनेगा नहीं बेटा, समझने के हिसाब से है। तो अगर पूछे कि साधारण काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल ब्लैक सॉइल, वो कहाँ मिलती है, निमाड़ के क्षेत्र में, निमाड़ एरिया में, है ना। ये जो बीच वाला जो गहरी काली वाला है ये होता है बेटा मालवा रीजन। कौन सा, मालवा। बोले सर ऐसा तो मालवा नहीं होता, तुम तो याद करो क्वेश्चन ऐसा ही आता है ना। मालवा में कौन सी मिलेगी, गहरी काली मिट्टी। और जो छिछली काली मिट्टी है ये हमें देखने को मिलती है सतपुड़ा वाले एरिया में। सतपुड़ा जो रीजन होता है ना, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रहेगी तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया, क्या हो गया कि फिर से रिवीजन करते हैं। कितने टाइप की मिट्टी होती है, एल्यूवियल 3% में सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है ना। फिर इधर आए तो बुंदेलखंड में कौन सी होती है, मिश्रित मिट्टी। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, बुंदेलखंड में कौन सी, मिश्रित। मिश्रित कहाँ, बुंदेलखंड में। ठीक है, कितने परसेंट, 10%। लाल पीली मिट्टी कितने, 33%। कहाँ मिलेगी, बघेलखंड में। छिंदवाड़ा बैतूल साइड कौन सी मिलेगी, लेटराइट मिट्टी, कितने, 2.5% एरिया में, है ना। छिछली मिट्टी इधर नीचे सतपुड़ा वाले रीजन में। गहरी काली डीप ब्लैक सॉइल कहाँ मिलेगी, मालवा रीजन, निमाड़ क्षेत्र में कौन सी मिलेगी, जो नॉर्मल ब्लैक सॉइल होती है वो देखने को मिलती है। अगर मध्य प्रदेश की मिट्टियों से क्वेश्चन आया तो यहाँ से गलत नहीं जाएगा। एक तो ये हो गया। और काली मिट्टी के ऊपर से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, काली मिट्टी के ऊपर से क्वेश्चन ये बन सकता है कि काली मिट्टी जो होती है उसका कारण क्या है। काली मिट्टी का कारण होता है बेटा टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण। किसके कारण, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण। चलो, तो ये था हमारा जो मिट्टी का कार्यक्रम था, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इससे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। चलो, और भी देखो काली मिट्टी को अगर पढ़ने जाएंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें। सेल्फ प्लगिंग होती है। सेल्फ प्लगिंग का मतलब फैलने और सिकुड़ने का गुण पाया जाता है, कौन कौन से खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं, सारी चीज़ें होती है। लेकिन अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
विच रीजन ऑफ एमपी रीच इन ब्लैक सॉइल। अभी तो उसने केवल ब्लैक सॉइल बोला है, अब ब्लैक सॉइल देखो, बुंदेलखंड दिया कि नहीं दिया ऑप्शन में, मतलब उसके माइंड में बुंदेलखंड तो है। बघेलखंड भी दिया है कि नहीं दिया, बिल्कुल। तो अगली बार इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम जानते हैं बघेलखंड में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, बताओ बच्चों, कौन सी, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। और बुंदेलखंड में मिक्स्ड सॉइल, मतलब मिश्रित मिट्टी। और मालवा का पठार, मालवा प्लेट्यू, मालवा रीजन है ना, तो जो मालवा का पठार वाला है, मैंने क्या लिख दिया, मालवा, एक मिनट, मालवा है ना, तो मालवा का जो प्लेट्यू पठार वाला रीजन है, उसमें क्या पाई जाती है, डीप ब्लैक सॉइल पाई जाती है। तो इसने ऑप्शन में क्या दिया, देखो मालवा का पठार। अगली बार क्वेश्चन बना सकता है कि डीप ब्लैक सॉइल कहाँ है, शेलो ब्लैक सॉइल कहाँ है, नॉर्मल ब्लैक सॉइल कहाँ है, क्वेश्चन कुछ बन सकता है। चलो, तो ये बना दिया अपन ने। अब बढ़ते हैं हम आगे। द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज बेस्ट इन, है ना, कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो बेस्ट कौन से सॉइल में होती है, खत्म क्वेश्चन है बिल्कुल। क्या लोम सॉइल में होती है, बिल्कुल भैया, लोम सॉइल तो सबके लिए अच्छी मानी जाती है। सैंडी सॉइल ना, सैंडी सॉइल हम किसी के लिए अभी विशेषकर अच्छी नहीं मानते। हाँ, जो सैंडी लोम सॉइल होती है वो हम जरूर से बोल देते हैं कि जो कंदीय फसलें होती है, या हम बात करें जो हमारी मूंगफली जो होती है उसके लिए अच्छी मानी जाती है। लेकिन सैंडी सॉइल तो हाँ। चिकनी मिट्टी ना, चिकनी मिट्टी की खास बात कुछ और हो सकती है। सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो किसकी होती है, चिकनी मिट्टी की होती है। लेकिन ना, दलदली क्षेत्रों में जो पाई जाती है वो मार्सी सॉइल होती है, तो ये भी नहीं आएगा, है ना। तो तीनों उत्तर नहीं आएंगे, तो क्या बनता है हमारा, लोमी सॉइल। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पे, अच्छा क्वेश्चन था, डोलोमाइट, है ना। डोलोमाइट का सूत्र क्या होता है बेटा, CaCO3.MgCO3। ये किसका सूत्र होता है बेटा, डोलोमाइट, डोलोमाइट, है ना। एक और होता है CaSO4.2H2O, है ना, ये किसका होता है, जिप्सम का। ये दोनों के सूत्र ज़्यादा थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिख दिए ताकि कोई कंफ्यूजन भी नहीं हो, और जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हमारा सही जाना चाहिए। चलो, तो क्वेश्चन आया है कि डोलोमाइट इज रिच इन, डोलोमाइट में क्या प्रचुर मात्रा में होता है, तो जो उसके सूत्र में होता है वो उसमें ही होता है। तो क्या डोलोमाइट में कैल्शियम होता है, बिल्कुल भाई होता है, बढ़िया मात्रा में होता है, कोई ढेले भर की दिक्कत नहीं है। क्या कार्बन ऑक्सीजन की तो हम बात ही नहीं कर रहे। क्या मैग्नीशियम होता है, बिल्कुल भैया होता है। तो कैल्शियम ढूंढो, नहीं मिल रहा है, मैग्नीशियम ढूंढो, मिल गया। तो ये तो हो गया क्वेश्चन हमारा सही। अगली बार किसका पूछ ले, अगली बार हो सकता है वो जिप्सम का पूछ ले कि जिप्सम में प्रचुर होता है, तो जिप्सम में कैल्शियम होता है, बिल्कुल होता है। अरे क्या सल्फर होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे। बढ़ते हैं बेटा आगे। आगे बोला द पीएच ऑफ सेलाइन सॉइल, जो सेलाइन सॉइल किसको बोलते हैं, लवणीय मृदा, लवणीय मृदा का पीएच कितना होता है ना। तो इसके लिए हम स्केल एक बना लेते हैं, खड़ी उबी स्केल बना है, उबी, उबी मतलब खड़ी। चलो, ये हो गया बेटा न्यूट्रल पीएच जिसको हम बोलते हैं 7, ये हो गया 8.5, ये हो गया हमारा 10। बोले सर 14, सॉइल के केस में 14 तक मामला जा ही नहीं पाता, तब की बहुत रेयर केस। और ये हो गया नीचे, इधर तुम पहुंच जाओ, इधर हो गया 4, इधर हो गया 3, 2। तो याद रखना बेटा, ये जो होता है ये तो होता है न्यूट्रल सॉइल, मतलब कि न्यूट्रल सॉइल। ये जो मामला होता है ये होता है सेलाइन सॉइल। ये जो अगर इससे ऊपर चले जाए, ऊपर चले जाए तो यहां बन जाती एल्कली सॉइल, एल्कली सॉइल, है ना। और इन दोनों को हम मिला के बोल देते हैं एल्कलाइन सॉइल। क्या बोल देते हैं, एल्कलाइन सॉइल। एल्कलाइन, ए आएगा कि नहीं आएगा ये देख लेना, है ना। क्या बोल देते हैं, एल्कलाइन सॉइल। देखो एल्कली सॉइल और एल्कलाइन सॉइल, इनमें काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। सेलाइन का मतलब होता है बेटा लवणीय मृदा। कौन सी मृदा,
लवणीय मृदा। सेलाइन मतलब लवणीय मृदा। एल्कली या एल्काली, आपको एल्कली बोलना है एल्काली बोलना है आपकी मर्जी। एल्काली का मतलब होता है बेटा क्षारीय मृदा। कौन सी मृदा? क्षारीय मृदा। तो देखो एल्कली से एल्का ले लिया और सेलाइन से ये LIN ले लिया, तो क्या बन गया? एल्कलाइन। तो जो सेलाइन प्लस एल्काली, इन दोनों को हम साथ में एल्कलाइन बोल देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एग्जैक्ट टर्म नहीं है, नहीं कुछ ज़्यादा बुकों में इस टर्म का जिक्र है, कुछ कुछ बुक में ये देखने को मिलती है, इसलिए थोड़ा सा बता दिया है ना। तो एल्कलाइन सॉइल क्या होता है? एल्कलाइन सॉइल का मतलब होता है ऐसी मिट्टी जिनका pH 7 से ज़्यादा है। ऐसी मिट्टी जिसका pH क्या है बेटा? 7 से ज़्यादा है, उसको हम बोल देंगे एल्कलाइन सॉइल। इसमें 8.5 भी आ गया, 10 भी आ गया, है ना। एल्काली सॉइल का मतलब क्या होता है? ऐसी मिट्टी जिसका कि जो pH है वो 8.5 से ज़्यादा है। सेलाइन सॉइल ऐसी मिट्टी जिसका pH जो है वो 7 से ज़्यादा है लेकिन मैक्सिमम 8.5 है। सेलाइन सॉइल मतलब जिसका pH 7 से लेकर 8.5, 8.5 से ज़्यादा, तो क्या हो गया? एल्काली सॉइल। एल्कलाइन सॉइल मतलब 7 से लेकर ज़्यादा, कितना भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। ये हो गया न्यूट्रल। अगर इससे हम नीचे चलेंगे तो ये तो हमारी आ जाती बेटा अम्लीय मृदा। अम्लीय मृदा। तो ये pH की सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है आपको। मैं उम्मीद और आशा दोनों करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर बोल रहा हूँ 7 से लेकर 8.5 तक सेलाइन या लवणीय मृदा, 8.5 से ऊपर गए तो एल्काली सॉइल जिसे हम क्षारीय मृदा बोलते हैं। इन दोनों को मिला देंगे तो लवणीय क्षारीय मृदा बनती है। कौन सी? लवणीय क्षारीय मृदा। सेलाइन एल्कलाइन सॉइल कहते हैं, जिसे कि कुछ कुछ बुक वाले, कुछ कुछ व्यक्ति डायरेक्ट एल्कलाइन बोल के काम खत्म कर देते हैं। ये टर्म कोई बुक वाले मानते हैं, कोई बुक वाले नहीं मानते, सबका अपना अपना है। चलो, तो लवणीय मृदा का pH होता है, इसकी बात करें भैया, लवणीय मृदा की 8.5 से ज़्यादा, 8.5 से ज़्यादा तो इसका होता है ना, देखो क्षारीय मृदा का ये तो हो नहीं सकता। 7 से कम, 7 से कम तो अम्लीय मृदा का होता है, ये भी नहीं हो सकता। 10 10 10 नहीं भैया, 10 भी नहीं हो। 14 14 तो हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन क्या हो गया? 8.5 से ज़्यादा नहीं, 7 से कम नहीं, 10 से ज़्यादा। भैया देखो क्वेश्चन की जो फॉर्मेशन है वो गलत है। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो फिर हम ऑब्जेक्शन लगाते हैं और ऑब्जेक्शन में लिखते हैं कि कोई भी उत्तर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी उत्तर सही नहीं ना भाई, 8.5 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। क्यों? 8.5 से ज़्यादा जो होता है वो किसका होता है? क्षारीय का होता है, मतलब एल्कलाइन का होता है कि एल्काली का? एल्काली का होता है। समझ में आ रहा अपने को? चलो, तो भैया ऐसे क्वेश्चन का एक भी उत्तर सही नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चनों को कुछ भी किया नहीं जा सकता। तो छोड़ो छोड़ो, छुट्टी पाओ, मतलब ये क्वेश्चन आते ही कैंसिल होने के लिए, है ना। चलो बढ़ते बेटा आगे, है ना। द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल, भैया भयंकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। यहाँ पर अपने को दो चीज़ें समझनी पड़ेगी। कौन कौन सी दो चीज़ें सर? एक तो अपने को समझना पड़ेगा सॉइल टेक्सचर, और दूसरा समझना पड़ेगा सॉइल स्ट्रक्चर। अब हिंदी मीडियम वालों का पेट दर्द करेगा। क्यों? बोले सर क्या बेईमानी करते हो, हमेशा इंग्लिश इंग्लिश लिखा करते हो। बेटा मैंने बोला था इनको आपको इंग्लिश में ही याद करना है। अगर क्वेश्चन को सही करना है तो इसको इंग्लिश में ही याद करो। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में डेफिनेशन भी फिक्स है, सब पूरा मामला फिक्स है। बिल्कुल आराम से अंतर समझेंगे। सॉइल टेक्सचर का जब आएगा तो अपने को क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा द रिलेटिव प्रपोर्शन। क्या बेटा? रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल, है ना। और जब सॉइल स्ट्रक्चर आएगा तो अपने को क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल। क्या बोला मैंने? कि जब सॉइल टेक्सचर की डेफिनेशन आएगी तो क्वेश्चन में क्या मिलेगा अपने को? रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल। जब स्ट्रक्चर आएगा तो बोलेगा अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल।
तो यहाँ इतना अगर वर्ड मिल जाए तो तुम आंख बंद करना और डेफिनेशन को लगा देना। क्या बोला? द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल, आगे पढ़ना ही मत। अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल मतलब कि स्ट्रक्चर की बात चल रही है, पहला ऑप्शन हो गया सही। दूसरे पे क्या बोला है? टेक्सचर। टेक्सचर कब आएगा? जब क्वेश्चन में क्या मिलेगा? द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ प्राइमरी सॉइल पार्टिकल और सॉइल पार्टिकल इज नोन एज सॉइल टेक्सचर एंड द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल और प्राइमरी सॉइल पार्टिकल सैंड सीड और क्ले इज नोन एज सॉइल स्ट्रक्चर। हिंदी मीडियम वालों घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ख़त्म डेफिनेशन है। अगर इतना भी अगर आपने आज भी याद कर लिया, क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, सही जाने की संभावनाएं भी उतनी ही ज़्यादा है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना, ठीक है। तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। टेक्सचर को इसने बोला है बनावट, है ना। तो बनावट लिख देगा, कभी गठन लिख देगा, कभी कुछ लिख देगा। तो हिंदी में बड़े लफड़े हैं, अंग्रेजी में केवल टर्म। हम भी जब पढ़ाते बेटा तुमको कितनी बार बताया कि जो टर्म है ना, उस टर्म को केवल अंग्रेजी में याद कर लो, बाकी भले तुम हिंदी। तो जो टर्मिनोलॉजी है ना, उसको हमेशा इंग्लिश में याद करने की आदत डालो। तो टेक्सचर कब? The relative proportion of primary soil particle or soil particle is known as soil texture and the arrangement of soil particles is known as soil structure. Now, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉइल ऑर्गेनाइजेशन कोई चीज़ होती नहीं है, नन ऑफ दिस हटाओ, है ना। बाकी दो ऑप्शन अपन ने समझ लिए। बढ़ते हैं हम अब आगे। व्हाट इज द ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ऑफ सॉइल? मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या है? कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अगर जानना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें समझना पड़ेगा क्या? हमें समझना पड़ेगा ये क्या है बेटा? मृदा अवयव, है ना, जैसे बोलते हैं सॉइल कंपोनेंट। हम जानते हैं कि ये जो 50% पार्ट होता है, ये क्या होता है बेटा? ठोस। और जो बचा हुआ 50% होता है, ये क्या होता है बेटा? रंध्र होते हैं। मतलब 50% ठोस, 50% रंध्र। इस 50% का 25% मतलब 25% देखे तो इसमें होता है पानी। इस 25% में देखे तो इसमें होता है क्या? हवा। पानी कहाँ रहेंगे? सूक्ष्म रंध्रों में। और जो हवा है वो रहेगी बड़े रंध्रों, बड़े रंध्र। अंग्रेजी मीडियम वालों सूक्ष्म बोलते हैं हम माइक्रोपोर, माइक्रोपोर। और बड़े को बोलते हैं हम मैक्रोपोर। क्या आपने एक बात समझ में आई? अगर हम बात करें तो ये जो 45% आइटम अपने को दिख रहा है, कितने परसेंट बेटा? 45%। ये जो आइटम अपने को दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं खनिज या मिनरल मैटर, है ना। और जो रिमेनिंग 5% अपने को दिख रहा है, जो कि पूरी मिट्टी की जान है, मिट्टी को मिट्टी का बनाने का काम केवल ये 5% आइटम ने किया है, जिसे हम बोलते हैं ओएम या ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थ। ये समझ में आया क्या? तो अब बता दो कि मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है। तो यहाँ से आपने बोल दिया क्या? 5%। लेकिन याद रखो यहाँ पर से एक क्वेश्चन आ सकता है कि मिनरल सॉइल किसे कहते हैं? कौन सी सॉइल? कि खनिज मृदा किसे कहते हैं? क्वेश्चन समझना आप, खनिज मृदा किसे कहते हैं? खनिज मृदा में क्या होता है कि जो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है, ये 5 से लेकर 20% तक होती है ना। मतलब 20% से कम, अप टू 20%, यहाँ तो लिख लो। मतलब कि 5 से लेकर अप टू 20%। जैसे ही 20% या इससे मामला ज़्यादा पूछा, तुम तो 5 से 20 लिख लो तो तुमको पेट में दर्द करेगा। 5 से 20% ना, तो तब तक तो इसे हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे इसे खनिज मृदा या मिनरल सॉइल। लेकिन जैसे ही मामला 20 या इससे ज़्यादा पहुंचा, 20% से ज़्यादा पहुंचा, तब किसका? ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बढ़ के 5% से लेकर 5% में बड़ी बड़ी 17, 18, 19, जैसे ही 20 पे पहुंची या इससे ज़्यादा हुई, तब हम इसे कह देते हैं कार्बनिक मृदा। क्या बोल देते हैं हम? कार्बनिक मृदा किसे कहते हैं? जिसमें ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? 20 से ज़्यादा परसेंट में क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर होता है, तब इसे हम कार्बनिक मृदाएं कहते हैं। खनिज मृदा में क्या होता है? 5 से लेकर 20% के अंदर अंदर क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर का मामला होता है।
पानी 25%। देखो क्वेश्चन क्या था कि मैक्रो और माइक्रोपोर का अनुपात कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए। देखो 25 ये है, 25 ये है, तो 25 से 25 काट दो, 1:1। ठोस और अंदर कितना है, 1:1। इसमें खनिज कितने, 45%। ये जो बता रहा हूँ ना बेटा, ये बता रहा हूँ तुमको आयतन के आधार पर। इसके आधार पर आयतन, जैसे वॉल्यूम बेस पर। अगर इसको हम मास बेस पर देखें, मास बेस मतलब कि वजन के आधार पर देखें, तो ये जो 45% है ना, ये पूरे का 75% वजन रखते हैं। पूरी सॉइल का अगर 75% जो वजन होता है वो केवल और केवल मिनरल मैटर का होता है, खनिज पदार्थों का होता है। यहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने बना दिए, आपको बता दिए। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो डबल से देखो। चलो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सॉइल ऑर्डर। वाह वाह क्या बात है। तो भैया देखो 7th अप्रोक्सीमेशन, हालांकि उससे अपने कोई मतलब नहीं, तुम तो डायरेक्ट याद कर लो कि सॉइल ऑर्डर कितने होते हैं बेटा, 12 होते हैं। 12 के अगर आपको नाम चाहिए तो उसके लिए आप एक ट्रिक लिख सकते हैं, अवेगामी हाउस। HOUS ही ना। तो ए से हो गया आपका एंडीसोल, एंडीसोल्स है ना। ए से ये तीनों ए लिख लेता हूँ पहले, तो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया एरेडीसोल, एरेडीसोल, एंडीसोल, एरेडीसोल, और क्या हो गया अल्फीसोल, ये रहा है अल्फीसोल्स है ना। वी का मतलब होता है बेटा वर्टिसोल, जिसमें आपकी काली मिट्टी आती है, वर्टिसोल्स है ना। जी से हो गया आपका जेली सोल, लाल की पेन ले लेते हैं है ना। एम से हो गया आपका मोली सोल, आई से हो गया इंसेप्टी सोल है ना। एच से हो गया हिस्टोसोल, ओ से हो गया ऑक्सीसोल, यू से हो गया अल्टीसोल, अल्टीसोल्स, एस से हो गया स्पोडोसोल, और ई से हो गया एंटीसोल। ये हो गए आपके 12 सॉइल ऑर्डर। गिनती गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। बोले सर ये याद करने, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ऐसा कुछ विशेष इनसे पूछा नहीं जाएगा। जो पूछा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या पूछा जाएगा कि भारत में पाए जाने वाली जो मृदाएं हैं वो किस ऑर्डर में आती है, भारत की जो सर्वाधिक मृदाएं हैं वो किस ऑर्डर में आती है। ये क्वेश्चन बोल दो कि किस ऑर्डर की मृदाएं भारत में सर्वाधिक है। तो अपने को ये दिख रहा है इंसेप्टिसोल, तो इंसेप्टिसोल, आई फॉर इंडिया और आई फॉर इंसेप्टिसोल, इसको मैं मिटा दूं, सेप्टिसोल, आई फॉर इंडिया, आई फॉर इंसेप्टिसोल। और वर्ल्ड की जब बात करेगा तो हमें बताना है इंडिया। जैसे वर्ल्ड की स्पेलिंग क्या था, डब्ल्यू, इस डब्ल्यू को उठा के पटक दो तो बन जाएगा एंटीसोल है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है। और उसके बाद में और क्वेश्चन क्या आ सकता है कि काली मिट्टी किस में आती है, वर्टिसोल में आती है। और भी बहुत से क्वेश्चन बनते बेटा, क्वेश्चन बनने को तो क्या है कि पूरा पेपर ही इससे बन सकता है, पूरा 50 नंबर का, केवल इस बोर्ड पर जितना लिखा है इससे। लेकिन हम बढ़ते हम आगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें तो कम से कम याद कर ही लेना है ना। और ये काली मिट्टी किस में आती है, ये। चलो बढ़ते हम आगे। हाँ क्या बोला है, द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोड्यूस द यील्ड इज कॉल्ड। जैसे अभी मैंने सॉइल टेक्सचर और सॉइल स्ट्रक्चर की आपको डेफिनेशन याद कराई थी, सेम टू सेम डेफिनेशन अपने को इनकी भी याद करना है। इनकी किन की मैं बता देता हूँ, किन की। अपने को दो डेफिनेशन याद करना बेटा। एक होता है सॉइल फर्टिलिटी और एक होता है सॉइल प्रोडक्टिविटी। क्या बोला है, एक होता है सॉइल फर्टिलिटी, एक होता है प्रोडक्टिविटी। बोले सर इसमें सेम टू सेम कार्यक्रम है, बिल्कुल सेम टू सेम कार्यक्रम है। क्या होता है फर्टिलिटी और क्या होता है प्रोडक्टिविटी। फर्टिलिटी वर्ड अभी किसकी पूछिए, द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोड्यूस द यील्ड।
बस ये वर्ड अपने को देखना है। अगर ये दिख जाए क्या, प्रोड्यूस द इल्ड, क्या दिख जाए अपने को, प्रोड्यूस द इल्ड, और इधर क्या जाए, टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, बस कि इतना वर्ड भी अगर ध्यान में रख लोगे ना तो आपके क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं जाएंगे, है ना। मैं क्या बोल रहा हूं समझते हैं। कैपेसिटी ऑफ सॉइल, द कैपेसिटी ऑफ सॉइल मतलब कि किसकी कैपेसिटी, एक सॉइल की कैपेसिटी है। कैसी कैपेसिटी है, प्रोड्यूस द इल्ड, मतलब इल्ड मतलब उत्पाद को, मतलब जो उत्पादन होता है ना उसको प्रोड्यूस करने की एक कैपेसिटी है। तो इसे आप क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सॉइल की प्रोडक्टिविटी। ये रहा। बोले कि सर ये फर्टिलिटी का क्या होगा, उर्वरता। उर्वरता का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में तो बोलेंगे फर्टिलिटी। अब देखो उर्वरता को समझो, कोई मिट्टी उर्वर कब मानी जाएगी, जब वह ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, एक सही मात्रा में जो न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है, वो किसको उपलब्ध कराएगी, अरे पौधे को। अगर कोई मिट्टी है जितने पोषक तत्व पौधे को चाहिए, जिस मात्रा में चाहिए, जिस रूप में चाहिए, जितने चाहिए, वो अगर उपलब्ध करा रही है तो उस मिट्टी को हम क्या कहेंगे भाई कि ये तो अच्छी मिट्टी है, ये तो फर्टाइल सॉइल है, ये तो उर्वर मिट्टी है। तो मेरी बात समझो, टू प्रोड्यूस द इल्ड तो क्या आएगा, प्रोडक्टिविटी, और फर्टिलिटी क्या, टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, टू प्रोवाइड सॉइल न्यूट्रिएंट, है ना। अगर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड, ये दो वर्ड याद रख लो, अगर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड की बात आ रही है तो आंख बंद करो, फर्टिलिटी लगाओ और आगे बढ़ो, है ना। जो फर्टिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, फर्टिलिटी के अगर हम फंक्शन देखें तो ये डिपेंड करती है किस पे बेटा, ये डिपेंड करती है केवल न्यूट्रिएंट स्टेटस पर, स्टेटस ऑफ सॉइल। क्या मतलब हुआ इस बात का, इसका मतलब हुआ कि आपकी मिट्टी में न्यूट्रिएंट का स्टेटस क्या है, न्यूट्रिएंट की मात्रा क्या है। अगर न्यूट्रिएंट का स्टेटस अच्छा होगा तो वो सॉइल उतनी अच्छी फर्टाइल मानी जाएगी। लेकिन प्रोडक्टिविटी के लिए क्या क्या चाहिए, अगर किसी जमीन से हमें उत्पादन प्राप्त करना है तो कौन कौन से फैक्टर मायने रखते हैं, तो सर इसमें तो मैं बहुत सारे फैक्टर मायने रखते, जैसे कि क्या, जैसे कि आपकी फर्टिलिटी, आपकी फर्टिलिटी नहीं, सॉइल की फर्टिलिटी, है ना, फर्टिलिटी। और क्या मायने रखेगा, आपका मायने रखेगा मैनेजमेंट, है ना। और क्या मायने रखता है, क्लाइमेट। ये ये एक अपने आप में ऑब्जेक्टिव होता है कि आप फर्टिलिटी को कैसे डिफाइन करोगे। फर्टिलिटी फंक्शन, इसका फंक्शन है न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ सॉइल की, सॉइल में न्यूट्रिएंट का स्टेटस क्या है। और प्रोडक्टिविटी क्या है कि सॉइल का क्या होना चाहिए, फर्टाइल। एक मिट्टी से हम उत्पादन कब ले पाएंगे, जब वो क्या होगी, उर्वर होगी। अब मान लो एक मिट्टी बहुत अच्छी उर्वर है, आपका मैनेजमेंट खराब है, तो क्या आपका उत्पादन आएगा भाई, क्रॉप का उत्पादन आएगा, नहीं आएगा। तो मैनेजमेंट होना कि नहीं होना, बिल्कुल। बोले कि मिट्टी भी अच्छी थी, फर्टाइल थी, हमारे मैनेजमेंट में भी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन एंड टाइम पे क्या हो गई कि तेज हवा और तेज बारिश हो गई, तो पूरा का पूरा नुकसान हो गया। तो क्या प्रोडक्टिविटी आएगी, नहीं। तो जो प्रोडक्टिविटी है मतलब कि क्या, उत्पादकता, क्या बेटा, उत्पादकता। उत्पादकता किस पर निर्भर करती है, उत्पादकता निर्भर करती है फर्टिलिटी के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, और क्लाइमेट, क्लाइमेट मतलब जलवायु के ऊपर, है ना। जबकि फर्टिलिटी का सीधा सीधा रिश्ता है न्यूट्रिएंट की कितनी मात्रा सॉइल में अवेलेबल है। भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से बता भी दिया है, जितना घुमा के वो पूछ सकता था वो पूछेगा, तो उसके बाद में हमसे बनना चाहिए। तो क्या बोल रहा है, सॉइल इंडेक्स ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, होती है लेकिन स्पेसिफिक होती है, पूरा नहीं लिखा है। सॉइल फर्टिलिटी बता दी है, कैपेसिटी ये ऐसा कोई होता नहीं। कैपेसिटी किस चीज़ की कैपेसिटी, ये दोनों कैपेसिटी ही तो है। ये भी सॉइल की कैपेसिटी है, किस चीज़ की, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने की। ये भी सॉइल की कैपेसिटी है, किस चीज़ की, उत्पादन देने की, दोनों कैपेसिटी है। फालतू बात, प्रोडक्टिविटी। क्या आपने बात समझ में आई?
तो कैपेसिटी टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, तो इसका सही उत्तर होगा सॉइल प्रोडक्टिविटी। चलो क्या टाइम हो गया भैया, 1:09। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन भी अपने अच्छे चल रहे हैं, चलने दो। लेक्चर बहुत काम में आएगा। हिंदी मीडियम वालों थोड़ा पेशेंस बना के बैठे रहो, समझने की कोशिश करो। बिल्कुल हल्के फुल्के शब्द है। न्यूट्रिएंट नहीं जानते क्या आप? पोषक तत्वों को बोलते हैं, स्टेटस मतलब स्थिति को बोलते हैं, सॉइल मतलब मिट्टी को बोलते हैं, है ना, फर्टिलिटी मतलब उर्वरता को बोलते हैं। बिल्कुल आसान आसान से शब्द है, बहुत ज़्यादा इंग्लिश तो मेरे को ही नहीं आते, तुमको क्या पढ़ाऊंगा, है ना। चलो, विच सॉइल स्ट्रक्चर इज द बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ, है ना। देखो स्ट्रक्चर की बात करिए, अभी हम पढ़ के आए कि जो गोलाकार मतलब जो स्फेरॉइडल गोलाकार संरचना होती है जिसके दो भाग होते हैं, कौन कौन से, ग्रेनुलर और क्रम्बी, ये दोनों बेस्ट माने जाते हैं। दोनों में से अगर हम बात करें तो जो क्रम्बी होता है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होती है, पोरोसिटी होती है। चलो, प्लेटी और राउंड, राउंड तो समझ में आ रहा है, प्लेटी कोई समझ में नहीं आया, पहला ऑप्शन गया। एंगुलर और प्लेटी, एंगुलर ब्लॉकी, सब एंगुलर ब्लॉकी हटाओ। ग्रेनुलर और क्रम्ब, हाँ ये तो हो सकता है, हो सकता है क्या यही है। सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल ना, है ना। अब देखो हिंदी में चलो, सपाट न गोल। प्लेटी को देखो क्या लिखा, सपाट। अब प्लेटी को सपाट लिख रहा है तो नहीं दिक्कत होगी बच्चे को। देखो हिंदी मीडियम वालों का ना तैयारी के हिसाब से नंबर नहीं आते। हिंदी मीडियम वालों की तैयारी बहुत तगड़ी रहती है, लेकिन बेचारे नंबर में थोड़े से मार खा जाते हैं। कारण ये है कि मेहनत तो बहुत करते, लेकिन वो हिंदी क्या है कि लैंग्वेज का, आपकी गलती नहीं है, मैं हिंदी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ये काका लोग बैठे हुए हैं ना, जो आपका पेपर लेते हैं, वो सूद नहीं पड़ती कि ट्रांसलेशन कैसे करना है ना। ये सोरघम शूट फ्लाई को लिखते हैं कि सोरघम गोली मार के उड़ाना, शूट फ्लाई गोली मारकर उड़ाना, ये इनका ट्रांसलेशन रहता है ना। तो इनसे कुछ नहीं बोला जा सकता, क्या है कि मजबूरी है अपनी। चलो बढ़ते बेटा आगे, है ना। व्हाइट एल्काली सॉइल इज ऑल्सो नोन अस, देखो देखो एल्काली लिखा है, एल्कलाइन नहीं लिखा। एल्काली मतलब का मतलब क्षार, मतलब देखो सफेद क्षार मृदा को इस नाम से भी जानता है। देखो क्षार का तो मतलब होता है जिसका 8.5 से पीएच ज्यादा हो, है ना। लेकिन क्या बोल रहा है व्हाइट, तो व्हाइट किसको बोलते हैं, सेलाइन को, तो इसका मतलब होगा सेलाइन सॉइल। तो इसका सही उत्तर क्या बेटा, सेलाइन सॉइल। और ये अमेरिकन वैज्ञानिक थे हिलगार्ड, उन्होंने ये सब कहा था। चलो बढ़ते हैं हम आगे, खत्म क्वेश्चन था, उत्तर कुछ ध्यान लेने वाली नहीं है। डिगिंग पिट्स ऑन द स्लोप जस्ट फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ रन ऑफ वाटर इज नोन एज, अपवाह जल के संचय के लिए ढलान पर गड्ढे खोदना, बस यही वर्ड है। क्या बोला, ढलान पर गड्ढे खोदा, मान लो ये है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ढलान पर गड्ढे खोद दिए कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, ताकि क्या हो सके, वहां पर पानी इकट्ठा हो सके। और इस तरीके से हम बोलते, देखो जब भी कोई ढलान पे कोई काम होगा, ढलान पर काम होगा और ढलान की विपरीत दिशा में काम होगा, तो वहां पर एक वर्ड आता है जिसका नाम है कंटूर वर्ड। क्या वर्ड आता है बेटा, कंटूर या समोच्च। कंटूर को हिंदी में बोलते हैं समोच्च, आप तो कंटूर याद रखो, है ना। कौन सा वर्ड देखने को मिलता है, कंटूर। कंटूर का मतलब क्या होता है, ढाल के विपरीत। ढाल के विपरीत अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो वहां पर बस केवल एक वर्ड लगा दो, कंटूर। जैसे ढाल के विपरीत आप फार्मिंग कर रहे हो तो उसको बोल दो कंटूर फार्मिंग। टेरेस बना रहे हो तो कंटूर टेरेसिंग, है ना। उसके बाद बंड बना रहे हो, मतलब ऐसे ट्रेपर्स बना रहे हो तो उसे हम बोल दो कंटूर बंडिंग, है ना। तो स्ट्रिपिंग बोल दो अगर पट्टियां बना रहे हो, तो वही है। तो ढाल के विपरीत अगर कोई भी काम हो रहा है तो वहां पर एक वर्ड यूज किया जाता है जिसका नाम है कंटूर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, खाई हम खोद रहे हैं। गड्ढे बनाना मतलब वही खाई खोदना, तो खाई खोदने के लिए ट्रेंच, और ढाल पे हो रहा है कंटूर, कंटूर ट्रेंचिंग। कहाँ लिखा है, कंटूर ट्रेंचिंग पहले ही सही हो गया। कंटूर टेरेसिंग, टेरेस बनाना समझेंगे, कंटूर टेरेसिंग, बेंच टेरेसिंग, बीच टेरेसिंग, बेंच नहीं है बीच टेरेसिंग है, कंटूर बंडिंग, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या, अगर ट्रेंचिंग मतलब होता है खाई बनाता, इसका सही उत्तर होगा बेटा कंटूर टेरेसिंग। टेरेसिंग नहीं, ट्रेंचिंग। अब देखो क्वेश्चन इन जनरल क्या पूछा जाता है और क्या आ सकता है, इसकी बात कर लेते हैं। बेटा देखो, मृदा क्षरण होता है, किससे होता है, पानी से भी होता है और हवा से भी होता है। क्षरण मतलब इरोजन, सॉइल इरोजन होता है, तो उसको कंजर्व करना नहीं करना, संरक्षण करना, बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए।
तो मृदा क्षरण को बचाने के लिए कौन से ढलान वाले क्षेत्रों में मृदा क्षरण को बचाने के लिए बहुत सी एक क्या बोल सकते हैं विधियां अपनाई जाती है, मेजर अपनाए जाते हैं। तो उनमें दो तीन टर्म है बहुत फेमस है। एक तो होता है बेटा कंटूर बंडिंग, हिंदी मीडियम वालों कंटूर बंडिंग ही बोलेंगे ना, कंटूर बंडिंग ना। दूसरे नंबर पे क्या होता है, एक होता है बेंच टेरेसिंग, बेंच टेरेसिंग है ना। एक होता है जिंग टेरेसिंग, जिंग टेरेसिंग। एक होता है कंटूर बंडिंग, एक होता है बेंच टेरेसिंग, एक होता है जिंग टेरेसिंग है ना। तो कंटूर बंडिंग जब आएगा और आपसे अगर परसेंटेज स्लोप पूछा जाए, ये बहुत फेमस है इसलिए बता रहा हूँ, परसेंटेज स्लोप पूछा जाए तो आपको बताना है अप टू 6%। अप टू 6% का मतलब होता है 6% तक। अगर 6% तक का ढलान है तो वहां पर हम मिट्टी को बचाने के लिए क्या करते हैं, कंटूर बंडिंग करते हैं। बंडिंग का मतलब होता है ट्रेपर होन बनाई जाती है। तुम तो केवल परसेंटेज याद रख लो, इतने में आपका काम हो जाएगा। बेंच टेरेसिंग का मतलब क्या होता है वो भी बाद में समझना, तुम केवल यहाँ पर परसेंटेज याद रखो। बेंच टेरेसिंग जब भी आएगा आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा 16 से 33% ढलान। कितने परसेंट, बेंच टेरेसिंग में अपने को जो ढलान देखने को मिलता है वो होता है 16 से 33%। और जो जिंग टेरेसिंग होता है उसमें अपने को देखने को मिलता है 3 से 10% का ढलान। तो 3 से 10% का अगर ढलान देखने को मिल रहा है तो उसे हम कहते हैं जिंग टेरेसिंग। बेंच टेरेसिंग में 16%। और कंटूर बंडिंग जो होता है उसमें जो हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा अप टू 6% तक। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे, चलो। अच्छा क्वेश्चन था भैया, है ना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते, बोलो नहीं, लेक्चर को अगर अच्छे से देख लिया ना तो 50% काम हो जाएगा आपका। देखो ये वही डायग्राम बना के रखा है मैंने, कंटूर ट्रेंचिंग का जो ऊपर लगा है ना, ये ट्रेंचिंग क्या मतलब होता है, देखो क्या बोला है, अफवाह जल संचरण के ढलान पर गड्ढे खोदना। देखो ये ढलान है और ढलान पे देखो क्या खोद रखे उन्होंने, गड्ढे खोद रखे। इसी को बोला जाता है कंटूर ट्रेंचिंग। समझ में आया अपने को। बढ़ते हैं हम बेटा आगे। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का, सॉइल फर्टिलिटी इज रिड्यूस्ड ड्यू टू कैंसल्ड है, क्या हो गया, सॉइल फर्टिलिटी इज रिड्यूस्ड ड्यू टू कैंसल्ड। कैंसल्ड का मतलब भैया ये क्वेश्चन आया था लेकिन किसी कारणवश क्या हो गया, कैंसिल हो गया। उसका कारण भी आप समझ लेते हैं क्या कारण है ना। क्या बोला है, कैंसिल हो गया ना भैया। सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है, क्यों कम हो जाती है, कंटिन्यू क्रॉपिंग के कारण। मतलब लगातार सस्यन करोगे, लगातार आप फसलें लोगे तो क्या फर्टिलिटी उर्वरता कम होगी, सही बात है। ओवर इरिगेशन, ज़्यादा इरिगेशन कर दोगे तब भी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। हाँ, ज़्यादा फर्टिलिटी मतलब इरिगेशन करने से क्या होते हैं कि जो लवण है वो ज़्यादा मात्रा में निच्छालित हो जाते हैं। हेलो, अगर ज़्यादा मात्रा में निच्छालित हो जाएंगे तो ऊपर की जो मिट्टी है वो कैसी हो जाएगी, एसिडिक हो जाती है। एक बात जानते नहीं जानते, नहीं जानते तो जानने की जरूरत भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप तो याद रखो कि कुछ भी काम आवश्यकता से अधिक करेंगे तो दिक्कत आएगी ही आएगी। तो फर्टिलिटी कम होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल, अधिक सिंचाई से भी कम होगी। खराब जल निकासी, खराब जल निकासी का मतलब ये होता है कि पुअर ड्रेनेज। हुआ क्या कि आपने ड्रेनेज प्रॉपर नहीं कर रहे, ड्रेनेज प्रॉपर नहीं कर रहे मतलब कि पानी आपकी मिट्टी के ऊपर खेत में भरा हुआ रहता है। और मिट्टी जब पानी भरा हुआ रहेगा, मिट्टी भरा हुआ रहेगा, अरे पानी भरा हुआ रहेगा मिट्टी के ऊपर, तो लगातार क्या होता रहेगा, वाष्पीकरण होता रहेगा। मतलब कि ये मिट्टी है, इसके ऊपर क्या भरा हुआ है बेटा, ये पानी भरा हुआ है ना। अब पानी भरा हुआ है, अब ड्रेनेज आप कर नहीं रहे हो, प्रॉपर जल निकासी कर नहीं रहे हो, तो यहाँ से क्या वाष्प बन के लगातार पानी उड़ता रहेगा। और पानी के अंदर के जो लवण हैं, क्या भैया, पानी के अंदर के जो लवण हैं वो वहीं इकट्ठा रहेंगे, होते रहेंगे। और इस कारण वो जो मिट्टी है वो कैसी हो जाएगी, लवणीय हो जाएगी। अगर मिट्टी लवणीय हो गई तो स्वाभाविक सी बात है फर्टिलिटी जो उर्वरता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सर पानी पिला देना सर, है ना। चलो अगला क्या है बेटा, पुअर ड्रेनेज हो गया। इम्बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर मतलब उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग।
उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग करेंगे मतलब भलती सलती अमाउंट में दे रहे हो, जो नहीं चाहिए वो भी दे रहे हो, तो इससे फर्टिलिटी कम होगी नहीं होगी? बिल्कुल कम होगी। पानी पियेंगे आप? नहीं पियेंगे। थैंक यू। आ जाओ वापिस। हाँ हाँ भैया, लेक्चर को थोड़ा सा विराम दे। नहीं अभी पढ़ो। खराब जल निकासी के कारण हाउ, उर्वरक अंशोधन हाउ, है ना बेटा? सभी उत्तर सही है, और ई इसका सही उत्तर होना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो कैंसिल होने के कारण समझ में आया? कभी कभी क्या होता है, उधर एक क्वेश्चन आया था, एक भी उत्तर सही नहीं था, यहाँ सभी उत्तर सही है। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल पीएच लेवल इंडिकेट एल्कलाइन सॉइल? ओहो, क्या बात है, ये तो जानी पहचानी टर्म लग रही है सर। देखो यहाँ क्या लिखा है, क्षारीय मृदा को दर्शाता है। कौन सी मृदा को दर्शाता है? क्षारीय मृदा को दर्शाता है। और अंग्रेजी में लिखा उसने एल्कलाइन, है ना? अब एल्कलाइन सॉइल का मतलब क्या होता है बेटा? एल्कलाइन सॉइल का मतलब होता है सेलाइन और एल्कलाइन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या हो जाता है बेटा? एल्कलाइन हो जाता है। और एल्कलाइन सॉइल का मतलब सीधा सीधा हम ये बोल सकते हैं कि पीएच का 7 से ऊपर होना। आप ये भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या 7? हाँ, 8.5। हाँ हो सकता है, क्योंकि ये 7 से ज़्यादा है। और ये जो है वो सेलाइन को भी डिनोट कर रहा है और एल्कलाइन को। अगर स्केल की बात करें तो 8.5 एक ऐसा पीएच होता है कि यहाँ पर सेलाइन सॉइल भी आ जाती है और एल्कलाइन सॉइल, क्योंकि इससे ऊपर जाएंगे तो क्या आ जाएगा? एल्काली सॉइल। और इससे नीचे जाएंगे तो सेलाइन सॉइल, क्षारीय मृदा, लवणीय मृदा। तो ये जो 8.5 ये दोनों को डिनोट करता है। हाउ? ये एल्कलाइन सॉइल के अंदर आता जरूर है, लेकिन मेनली ये जो है वो ये तो 6.5 है ना, कहाँ से आ जाएगा? ये तो एसिडिक सॉइल हो गया, मेरे को 7.5 लगा, सॉरी सॉरी, गलती हो गई गलती हो गई। ये क्या बेटा? 6.5, तो एसिडिक पीएच हो गया। ये बात ही नहीं करेंगे, एक ही पीएच है। चलो बढ़ते हैं बेटा हम आगे। द ओवरऑल मिनरल लेवल ऑफ सॉइल रिड्यूस नहीं, रिसीडेस ड्यू टू, मृदा का समग्र खनिज स्तर के कारण घटता है। मतलब क्यों रिड्यूस होता है, घटता क्यों है? कौन सा खनिज? मतलब कि सॉइल के अंदर से जो खनिज है वो कम क्यों होते हैं, उसका कारण पूछा है। लीचिंग एंड यूटिलाइजेशन बाय प्लांट, मतलब लीचिंग का मतलब होता है कि पानी के साथ खनिज लवणों का या पोषक तत्वों का कहाँ चले जाना है? जड़ क्षेत्र को छोड़ के नीचे निकल लेना, क्या कहलाता है? लीचिंग। तो क्या लीचिंग के कारण खनिजों का, मिनरल का स्तर घटता है? बिल्कुल घटता है, तो होगा। प्लांट यूज करेंगे तब भी घटेगा, बिल्कुल। तो पहला उत्तर तो सही है। लीचिंग ओनली, लीचिंग से घटता है, लेकिन ये ओनली लगा के इसने लफड़ा कर दिया, ये तो गलत हो गया। यूटिलाइजेशन बाय प्लांट ओनली ना, ये दोनों कारण, ये भी गलत हो गया। केमिकल रिएक्शन, फोकट की बात। सही उत्तर क्या होगा बेटा? ए उत्तर इसका सही है ना। चलो बढ़ते, 60 क्वेश्चन है बेटा। 60 में से 30 आज करेंगे, 30 अगले लेक्चर में ना। द एवरेज कंटेंट ऑफ सिलिका इन सॉइल इज, क्या पूछ रहा है वो? एवरेज कंटेंट पूछ रहा है किसका? सिलिका का सॉइल में, है ना? जो अपर सरफेस होती है मेनली उसकी बात चल रही है ना? तो आपके नोट्स में जिंदा लिखा हुआ है, जिंदा लिखा हुआ मतलब साफ साफ लिखा हुआ है ना, कि कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट 109 108 एलिमेंट होते हैं, जिसमें से जो 8 एलिमेंट होते हैं वो अति महत्वपूर्ण होते हैं ना। वो कौन कौन से हम जानते हैं? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना? क्या कैसे याद कराया था आपको? ओ, सी, अल, पे, का, ना, के, मजे, ये पूरा पूरा लिख रहा हूँ, है ना? ऑक्सीजन कितना होता बेटा? हम जानते हैं 46.60%। सिलिका होता है 27.72%। ये सब मामला परसेंटेज में चल रहा है ना? एल्यूमिनियम होता है 8.13%। आयरन होता है 5.00%। कैल्शियम कितना होता है? कैल्शियम होता है
3.63 मतलब कि 3.63%। उसके बाद सोडियम होता है 2.83%। पोटेशियम होता है 2.59%। और मैग्नीशियम होता है 2.09%। इसके अलावा अगर हम 90 नंबर पे OTH की बात करें तो 1.41। हालांकि इसकी बात नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। खास बात समझो, ये जो ऊपर के दो आइटम दिख रहे हैं ये है अधातु। कैसे बेटा? अधातु, जिसे हम बोलते हैं नॉन मेटल। क्या है बेटा? अधातु। और ये जो नीचे के आइटम दिख रहे हैं ये है कैसे बेटा? मेटल। कैसे है? मेटल। अभी तो क्वेश्चन बहुत सरल आया। क्या? द एवरेज कंटेंट ऑफ सिलिका। सिलिका की बात करते तो 27.72%। ये तो उत्तर हो गया हमारा सही। अगला अगर क्वेश्चन पूछ ले वो कि कौन सा धातु तत्व सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, मेटालिक, और फिर ऑप्शन में क्या दे दे? एल्यूमिनियम भी दे दे, सिलिका दे दे, ऑक्सीजन भी दे दे, तो फिर ऐसी कंडीशन में उत्तर किसको लगाएंगे? एल्यूमिनियम को। अधातु में कौन होते हैं? दो होते हैं, बाकी सारे धातु होते हैं। ये परसेंटेज बोले सर हमारी किताब में गलत लिखा है, यहाँ तो 46.46% लिखा था। वो बेटा वो भी सही मान लो, ये भी सही मान लो, लेकिन ये जो लिखा हुआ ना ये डाटा, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। बहुत ज़्यादा एक्यूरेट का मतलब सही आंकड़े है ना। आपकी बुक में भी लिखा वो भी सही है, वो ऐसा गलत नहीं है, उनको छितारना नहीं है, काटना नहीं है। वो भी याद कर लोगे तो क्वेश्चन आपका सही ही जाएगा, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पूछता, वो पूछता है ऑन एन एवरेज, है ना। चलो बढ़ते बेटा हम आगे। द लेयर्स ऑफ द सॉइल आर कॉल्ड। आए कहने का मतलब ये है, ये जो सॉइल की जो लेयर होती ना, इनको आप क्या बोलते हैं? इतनी नहीं होती बेटा। O A B C और R। ए के 3, A1 A2 A3, है ना। चलो क्या बोलते हैं इनको? इनको हम बोलते हैं संस्तर, इन्हें हम बोलते हैं क्षितिज, इन्हें हम बोलते हैं परत, और हिंदी मीडियम वालों इन्हें हम बोलते हैं रीजन्स, है ना। जरा टेक्सचर की डेफिनेशन क्या है? द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, मतलब प्राइमरी सॉइल पार्टिकल। क्या बोलेंगे इसे हम? टेक्सचर। स्ट्रक्चर, द अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी सॉइल पार्टिकल इज नोन एज स्ट्रक्चर। डेंसिटी क्या होता है? पर वॉल्यूम जो मास होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी कहते हैं। चलो आगे। टॉप सॉइल मीन्स अपर ऑफ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल, है ना। क्या बोला? टॉप सॉइल का अर्थ है मिट्टी की ऊपरी सबसे बाहर, मतलब कि टॉप सॉइल आप किसे कहोगे? तो याद रखना बेटा 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर, या 0 से लेकर जो 25 सेंटीमीटर तक की जो सॉइल होती है इसे हम बोल देते हैं टॉप सॉइल। क्या बोल देते बेटा? टॉप सॉइल। और 25 सेंटीमीटर के अगर नीचे जाओगे आप तो इसे हम बोलते हैं सब सरफेस सॉइल या सब सॉइल। सब सरफेस सॉइल बोलो या सब सॉइल बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन क्या आ सकता है, पहले क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। टॉप सॉइल मतलब ना भैया 50 सेंटीमीटर कहाँ जा रहा है? 25 से 50, आहा 30 से आहा, हाँ सही है, ये हो गया क्वेश्चन आपका सही, है ना। आप समझते क्वेश्चन क्या हो सकता है? फरो स्लाइस। फरो स्लाइस क्या मतलब होता है? फरो स्लाइस का जो फरो का मतलब होता है कुड़। कुड़ का अगर हम बोले कि जो कुड़ होता है ना, कुड़ की गहराई इन जनरल कितनी मानी गई है, तो हम बोलते हैं 15 सेंटीमीटर तक, है ना। अगर फरो स्लाइस का पूछा जाता है तो जो 0 से 15 सेंटीमीटर तक का रहता है ना, स्लाइस का मतलब होता है एक परत, छिलका, टुकड़ा मान लो आप। जैसे कि एक कैटरीना कैफ का एक एड नहीं आता था, वो आम को से काटते थे, वो स्लाइस निकलता था, वो स्लाइस आप तो फरो स्लाइस, फरो का मतलब होता है कुड़, है ना। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि 1 हेक्टेयर फरो स्लाइस का वेट कितना होता है? मैं समझाने की कोशिश पूरी करूंगा, अगर आपको समझ में आए तो बहुत खुशी की बात है ना। ये पूरा एक एरिया है, बक्सा नहीं है ना। ये जो एरिया है ये 1 हेक्टेयर का एरिया है। इस पूरे 1 हेक्टेयर के एरिया से मैं अगर ऊपर की 15 सेंटीमीटर की मिट्टी निकालूं, कितने सेंटीमीटर की?
ऊपर की 15 सेंटीमीटर की मिट्टी निकालूं, उसको सुखाऊं और सुखाने के बाद उसका वजन करूं। मैंने क्या बोला, इस 1 हेक्टेयर एरिया लिया, उसके ऊपर की 15 सेंटीमीटर की मिट्टी निकाली, उसको सुखाई, उसका वजन किया, तो वो वजन कितना आएगा ये पूछा जा सकता है। बोले सर कैसा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है भैया, एग्जामों में आता है। तो उसका वजन होता है बेटा 2.25 गुणा 10⁻6 किलोग्राम। क्या होता है, 2.25 गुणा 10⁻6 किलोग्राम। ये 1 हेक्टेयर फरोस्लाइस वेट, इसको हम बोलते हैं वेट ऑफ वेट ऑफ 1 हेक्टेयर फरोस्लाइस फरोस्लाइस। समझ में आ रहा कुछ? एक ये एकड़ का भी इन जनरल क्या होता है, एकड़ के बारे में पूछ लिया जाता है, तो उसका भी मिलता जुलता होता है, लेकिन यहाँ एल भी पूर्ण में आ जाता है, वो छोड़ो छोड़ो, तुम तो इतना याद कर लो, अगर आ जाएगा तो उसमें से आ जाएगा। चलो है ना, बड़े आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज द बेस्ट फॉर कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप? हाउ? सैंडी सॉइल, हाँ। क्ले सॉइल, हाँ। लोमी सॉइल, हाँ हाँ भाई हाँ। कोर्स सॉइल ना, कोर्स का मतलब ये होता है मोटी, मोटी और सैंडी एक ही है ना, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लोमी सॉइल सबके लिए अच्छी मानी जाती है। व्हाट इज द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉइल? है ना, यहाँ क्या बोला है, न्यूट्रल लेकिन हाँ न्यूट्रल ही है। न्यूट्रल सॉइल का तटस्थ मिट्टी है, हिंदी देखो, न्यूट्रल को क्या बोल रहा है, तटस्थ मिट्टी का पीएच होता है। अगर तुमको अंग्रेजी नहीं दी ना बेटा, क्या ये हिंदी मीडियम वालों को दी अंग्रेजी नहीं है ना, तो तटस्थ तो मतलब तटस्थ, तटस्थ मतलब ऐसी मिट्टी जो तट तट पाई जाती है, नदियों के तट पे पाई जाती है। नदियों के तट पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, न्यूट्रल तो होगी नहीं, पानी की ज़्यादा भरा रहता है। ये जरूर से समुद्र के तट की बात कर रहा है। क्षारीय मिट्टी पाई जाती है, क्षार वाला केवल एक ही दिख रहा है, आंट लगा दो आगे बढ़ो, मर जाओगे। न्यूट्रल सॉइल का पूछ रहा है, क्या होगा, 7, है ना। तो ये आगे का जो मामला है, आज हम 30 क्वेश्चन तक ही करते, आगे का हम कल पढ़ेंगे। तो सॉइल साइंस को 2 पार्ट में अपने डिवाइड किया है, आज उसका पहला पार्ट हो गया है। बचे हुए 60 क्वेश्चन भी इजी इजी है, जो कठिन वाला मामला था वो निपट चुका है ना। तो आगे बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं, जल्दी, जैसा अभी का मामला जो है 1-1.5 घंटे लग गया है ना, तो अगले जो 30 क्वेश्चन हैं वो 1 घंटे के अराउंड में अपन पूरे कर देंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें ना। और दूसरी चीज़ ये है, लेक्चर को पूरा देखा करो, ठीक है, एक आपका काम में आएगा आगे मामला, ठीक है। चलो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं तो अभी रिकॉर्ड कर दूंगा, तुमको एक दिन बाद मिलेगा ना, सेम ड्रेस में फिर से आ रहा हूँ 5 मिनट बाद, तुमको एक दिन बाद मिलेगा। धन्यवाद।